नमस्कार साथियों, संभाषण के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने इतिहासकार तो सुने ही होंगे, लेकिन कालक्रम के ज्ञाता हमारे देश में बहुत कम है। ऐसे ही एक ज्ञाता हमारे बीच में है, जिनको परिचय की तो आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको उनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि उन्होंने अपनी कई सारी पुस्तकें लिखी हैं कालक्रम के बारे में। ना ही कालक्रम के बारे में, बल्कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी। तो इस से पता चलता है उनका अथाह ज्ञान इस फील्ड के बारे में। और हम शुक्रगुजार हैं कि वेदवीर आर्या जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपना टाइम देना हमारे इस इम्पोर्टेंट सेशन को, ताकि लोगों की ये भ्रांतियां दूर हो सके और काफी ज्ञानवर्धक सेशन रहेगा। सर, हमारे इस संभाषण में आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते जी, एंड आपको भी मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा आपको बेसिक प्रश्न होगा कि अक्सर भारत की जो सभ्यता है, इसको बोला जाता है कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और हम बहुत ही हर्षित गर्वान्वित फील करते हैं, और पाश्चात्य देश भी ऐसा ही बोलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो 5000 सालों की बात करते हैं, वो महाभारत काल को लेकर के ये विषय आता है। लेकिन आधुनिक जो विश्वविद्यालय है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके आधार पर भारत का इतिहास 3500 सालों से ज़्यादा पुराना नहीं है। क्योंकि 1500 बीसी के आसपास जो आर्यों का माइग्रेशन या इन्वेजन हुआ, उसके बाद ही भारतीय सभ्यता का विकास। उससे पहले एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो समाप्त हो चुकी। तो ये जो 5000 वाला, तो ये राइट विंग वाला कालक्रम मान के चलते हैं, क्योंकि वो महाभारत परंपरा से 5000 साल पुराना है। ये हमें बहुत ही हमारे दादा परदादाओं से और भारत के जितना भी साहित्य है, अभिलेखी और दूसरा क्लासिकल साहित्य, उन सब में महाभारत को लेकर उनका जो कालक्रम दिया गया है वो 5000 साल पुराना। तो ज़्यादातर जो 5000 साल पुराना का वो, लेकिन महाभारत ही भारतीय सभ्यता का प्रारंभ नहीं है। उससे पहले भी भारत का इतिहास है। तो उसका कालक्रम क्या है, उसके बारे में बहुत कम ज्ञान है लोगों को कि कैसे हम उस कालक्रम को जान पाएंगे। तो सर, इससे पहले हम उस कालक्रम के बारे में जाने, एक मैं आपसे रोचक जानकारी शेयर करना चाहूंगा। आर्च बिशप अशर ने ओल्ड टेस्टामेंट का जब भाष्य किया उनके हिसाब से, तो उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स की उत्पत्ति है वो हुई है 23 अक्टूबर 4004 बीसी में। तो और जो भी वेस्टर्न स्कॉलर्स है, उनको उन्होंने उसी श्रेणी में रख दिया। भाई, आपको फंडिंग तभी मिलेगी जब आप इसी कालक्रम को मानेंगे, क्योंकि उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता विश्व में। 4004 बीसी है, तो उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सारे हमारे जो ऋग्वेदिक इरा, एज आपने कहा, जो पाश्चात्य सभ्यता है, वो 1500 बीसी। और हैरानी की बात तो यह है कि कई बार वो हमको एडी में भी ले जाते हैं। तो और एक फेमस वामपंथी इतिहासकार है जो बोलती है कि जो युधिष्ठिर है वो अशोका जी से प्रेरित हुए। तो ऐसे भी हमारे पास कालक्रम है जी। तो सर, इससे पहले हम कालक्रम में जाए, मैं आपको वो कालक्रम दिखाना चाहूंगा जो अभी अक्सर लोगों के ध्यान में है, चाहे हिंदू सभ्यता में है। तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। पहले ये जो कालक्रम है, अक्सर हम लोग अपने आप को लाखों, करोड़ों, ट्रिलियन ईयर समझते हैं। अगर करंट चतुर्युगी देखे तो कृति या सत्यायुग, द्वापर, त्रेता और अभी कलयुग का प्रथम चरण है। उसके आगे अगर हम जाएं तो ये अक्सर 90% भारतीय इसी कालक्रम को मानते हैं और अपने को मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड मानते हैं। चारों चतुर्युगी है, उसके बाद मनवंतर है, कल्प आता है और ब्रह्मा जी का एक दिन। परंतु जब इस कालक्रम में हम जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्या इतना पुराना भी हो सकता है, या क्या ये युगों का कोई डोगमा है? क्या हम युगों को सही तरह से कालचक्र को समझ नहीं पाए हैं? क्या हमारे पूर्वज युगों की कोई और परिभाषा रखते होंगे? तो ये सब जो हमारे बीच में डाउट है,
इसका जो निवारण है उसको निवारण करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सर आप इसके संबंध में कुछ बताएं। जी धन्यवाद। जी, आपने सबसे पहले वो जो जेम्स उशर वाली जो बताई कि 4004 वाला, उसको हम बाद में लेते हैं। सबसे जी पहले ये जो भारतीय कालक्रम है, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद, जब श्री कृष्ण जी का निधन हो तो उसके बाद प्रारंभ होता है। तो वो 5200 वर्षों का जो कलयुग वाला है, उसका एक कालक्रम बहुत सटीक रूप से हमारे पास उपलब्ध है। ये जो युगों का जो क्रोनोलॉजी आपने अभी दिखाई, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जितने भी भारतीय ग्रंथ है, वेदों से लेके वैदिक युग में जो ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद उत्तर वैदिक युग में जो ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद रामायण युग, महाभारत, उसके बाद उनको आप एक हायरार्की या एक आपको कालक्रमिक रूप से आपको स्थापित कर एक क्रम बनाइए, फिर उसका अनुसंधान करिए। क्या वेदों में लाखों करोड़ों वर्षों के युगों का कहीं उल्लेख है? नहीं है। उत्तर वैदिक युग में भी नहीं है। वैदिक युग में क्या था? 5 वर्ष के युग का एक कैलेंडर है, ठीक है। तो ये जो युग है या चतुर्युग है, ये केवल कैलेंडर के साइकिल से, जैसे अभी 2024 स्टार्ट हुआ है, ये एक वर्ष का साइकिल है। तो 5 वर्षों के साइकिल का एक कैलेंडर था वैदिक युग में। क्यों 5 वर्ष का था? क्योंकि भारतीय जो महर्षि थे, उन्होंने देखा कि सूर्य का जो ईयर है, वर्ष है, और चंद्र का जो वर्ष है, दोनों में समन्वय करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि हर वर्ष में 11 दिन कम हो जाते हैं चांद्र वर्ष में, तो उसको हर 2.5 वर्ष में एक चंद्र वर्ष का आप अधिक मास लेके आ जाएंगे, 5 वर्ष में 2 महीने का कर देंगे, तो दोनों का समन्वय हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने एक सर्वप्रथम युग कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्योंकि भारतीय महर्षि जो है वैदिक युग से ज्योतिष शास्त्र में बहुत पारंगत थे, तो भारतीय कैलेंडर वैदिक युग से लेके आज तक अक्षुण्ण रहा है, वो निरंतर है। ये भारतीय सभ्यता अगर निरंतर है तो कैलेंडर भी निरंतर होगा। ये नहीं है कि हम बीच में असभ्य हो गए, फिर सब खत्म हो गया, कहीं पता नहीं फिर दोबारा उद्भव हुआ, इस तरह का इतिहास हमारा नहीं है। हमारा इतिहास आज भी हमारे ऋषिगोत्र, हमारे हम ऋषि की परंपरा आज तक है, तो हमारे पूर्वजों की वो। तो ये जो युग है, ये कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर है, जो वैदिक युग से लेकर आज तक है। हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है तथ्यों के आधार पर। हमें अगर एक देखा जाए तो जो वैज्ञानिक दृष्टि से एक लाखों वर्षों का एक आइस एज था, और 72,000 या 75,000 पहले जो टोबा इरप्शन हुआ था, उसके बाद जो आइस एज एक तरीके से बहुत ही प्रबल हो गया था। तो वो जो आइस एज है, उसकी समाप्ति कब है? ये नहीं हो सकता कि पूर्व विश्व में एक ही डेट पे सब जगह हिमयुग समाप्त हुआ, ऐसा नहीं है। तो भारतीय परिवेश में, जो कि हम इक्वेटर के थोड़े पास हैं, जबकि यूरोप बहुत दूर है, तो भारत में हिमयुग का अंत कहां से प्रारंभ होता है? जब भारत में साउथ वेस्ट मानसून रेगुलर होता है। क्योंकि हिमयुग में एक ही सीजन होता है, विंटर सीजन, ही हार्श विंटर या माइल्ड विंटर, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता। तो जब सिर्फ विंटर ही सीजन है, तो अग्रारियन सोसाइटी, कृषि पर आधारित समाज का विकास, उसकी सभ्यता का विकास संभव नहीं होता। तो आइस एज के अंत से ही एक सभ्यताओं का, कृषि आधारित सभ्यताओं का प्रारंभ हो सकता है। तो अगर हम ये देखें कि जो अग्रारियन सोसाइटी, जो कृषि आधारित समाज कब स्थापित हुआ? जब भारत में ऋतु चक्र सही हुआ। कब हुआ? जब भारत में साउथ वेस्ट मानसून रेगुलर हुआ। ऐसा नहीं है कि सारे जगह पूरे भारत पर आइस जमा हुआ था, वो जब पिघला तब आइस एज समाप्त हुआ, ऐसा नहीं है। वो हिमालय ग्लेशियर्स में हिम था, लेकिन जो भारतीय जो प्रायद्वीप है, उसमें आइस एज की समाप्ति हमें प्रारंभ वहां से करना चाहिए, जब से साउथ वेस्ट मानसून रेगुलर हुआ। तो भारत में साउथ वेस्ट मानसून रेगुलर कब हुआ? 16,000 बीसी से लेकर 17,000 बीसी के बीच में। तो आज से 18,000 साल पहले भारत में साउथ वेस्ट मानसून रेगुलर हो चुका था। तो वहां उसके बाद कृषि आधारित समाज का विकास प्रारंभ हुआ।
लेकिन भारतीय ऋषि ऐसे थे जो बहुत ही ये प्रारंभ में ही मतलब 1000-1200 वर्षों के भीतर ही उन्होंने जो है ये जो कैलेंडर है, क्योंकि उनको वर्षा ऋतु से वर्षा ऋतु का एक कैलेंडर लिया था, क्योंकि प्रारंभ में जब अग्रारियन सोसाइटी होता है तो उनको सबसे पहले बीज बोने के लिए कब बारिश प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम वर्ष को वर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु से वर्षा ऋतु तक चलने वाला कैलेंडर सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। सर इसीलिए यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। अब मुझे ध्यान है आपने जयपुर डायलॉग्स में इस संबंध में बहुत अच्छी चीज बोली थी जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जीवेत शरद शतम, जी जो हम बर्थडे पे विशेष देते हैं, या जीवेम शरद शतम अगर हम अपने आप को बोलना चाहेंगे, तो ये अगर मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि हमारे अथर्ववेद में जो इक्विनॉक्स आता है सितंबर का, उसके पश्चात जो पहली शुक्ल प्रतिपदा आती है, वो वहां से वर्ष का प्रारंभ लिया गया है। और इसी प्रकार से चैत्र प्रतिपदा अभी हम ले रहे हैं, या जो अपना संक्रांति है, मेष संक्रांति। परंतु जो वेदवीर आर्या जी बोल रहे हैं कि सितंबर के इक्विनॉक्स के पश्चात जो पहली शुक्ल प्रतिपदा है, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा, वहां से पौराणिक वैदिक वर्ष का प्रारंभ होता था, जो कि आजकल लुप्त है या लोगों को जिसकी जानकारी बहुत कम है। परंतु जन्मदिन के समय जब आप बधाई देते हैं तो जीवेत शरद शतम या जीवेम शरद शतम अक्सर आप बोलते हैं। तो ये बहुत ही रोचक बात आपने सर बताई थी जयपुर डायलॉग्स में। जी 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 मैं वहीं पे आ जी रहा हूँ, क्योंकि ये शरद ऋतु से जो कैलेंडर का जो युग का कैलेंडर प्रारंभ होने से पहले भी एक कैलेंडर था, वो वर्षा ऋतु वाला। वो ब्रह्मा ने धनिष्ठा नक्षत्र में समर सोल्स्टिस माने कि दक्षिणायन का होना देखा था, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास ही, क्योंकि जब टोबा इरप्शन हुआ था पूरा दक्षिण क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो दक्षिण में कुछ भी नहीं बचा था, जो कुछ बचा था हिमालय की कंदराएं हैं, जो हिंदू कुश पर्वतों में कुछ लोग बचे थे। यही कारण है जब जेनेटिक्स स्टडी होता है तो कुछ 4-5 लोग ही हैं जो भारत सारे R1 जो जीन है उससे संबंधित लोग भारत में 40% है। तो वो कुछ ये उसकी वजह से कि बहुत कम लोग किसी तरह सर्वाइव कर पाए। जैसे ही ये अनुकूल हुआ, सरस्वती नदी और ये जो सिंधु नदी के बीच वाला क्षेत्र है, ये सबसे पहले सब मतलब अग्रारियन सोसाइटी के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो। तो सबसे पहले उन्होंने वर्षा ऋतु का कैलेंडर लिया। लेकिन विश्वामित्र के समय में जो प्रथम विश्वामित्र उन्होंने विश्वामित्र के साथ जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी धनिष्ठा से नहीं, श्रवण नक्षत्र से होता है, ये महाभारत में कहा गया। तो 1000 वर्षों का अंतर था, क्योंकि एक नक्षत्र जो है अंतर तब आता 1000 वर्षों में। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने तपस्या की, जो आता है जब वो हो सकता है कि संवाद में वो हार चुके थे विश्वामित्र। महर्षियों ने क्या किया कि जैसे 360 डिग्री है, आकाश को 360 डिग्री में लेकर के उसको 28 नक्षत्रों से उसको विभाजित किया था। रफली 13 डिग्री 13.2 डिग्री का एक नक्षत्र होता है। तो वो 13.2 डिग्री आपने 72 बोला, 72 इंटू 13.2 कर लीजिए, 950 ईयर्स और 960 ईयर्स का एक अंतर रहता है। इस तरीके से 27 नक्षत्रों का करेंगे तो 26,000 ईयर्स रफली। तो ये पूरा जो चक्र है 26,000 ईयर्स में समाप्त होता है। तो जब विश्वामित्र ने कहा कि ब्रह्मा से लेके उनके समय में एक नक्षत्र का अंतर हुआ, तो 1000 वर्षों का अंतर है। और रामायण में भी ये लिखी हुई है कि विश्वामित्र जो है ब्रह्मा के 1000 वर्ष के बाद हुए थे। जो प्रथम विश्वामित्र है, जो कि प्रथम जो गोत्र के गायत्री मंत्र के दृष्टा है। हाँ, मेनका, उसके बाद शकुंतला, उनके साथ दुष्यंत का फिर भरत का जन्म होना, जहां से भरतवंशियों का जन्म होता है। ये इसकी डेटिंग मैंने की है धनिष्ठा में उत्तरायण 14,500 बीसी। तो आप देखेंगे 16,000 बीसी के आसपास वर्षा का ऋतुचक्र भारत में समान होता है। उसके 1500 वर्षों के बाद ब्रह्मा का, वहां से 1000 वर्षों के बाद विश्वामित्र। ये 13,500 बीसी के आसपास वशिष्ठ विश्वामित्र का त्रिशंकु के समय में, जब अयोध्या में, आप देखिए अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, तो अयोध्या में त्रिशंकु के समय में इन दोनों में होता है। तो तब विश्वामित्र ये साबित कर देते कि अभी धनिष्ठा में नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार विश्वामित्र उनके पुरोहित हो जाते हैं। तो फिर वशिष्ठ तपस्या करते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि
इस सिद्धांत पे आते हैं कि हमें जो है सोल्स्टाइस की जगह इक्विनोक्स से स्टार्ट करना चाहिए। तो उन्होंने चुना ऑटमनल इक्विनोक्स, शरद ऋतु को। ठीक है, तब से हमारा ये युग कैलेंडर जो है शरद ऋतु बेस्ड है। वहां से हमने कंटिन्यूअसली हमने गणना करना प्रारंभ किया। क्या किया, 5 वर्षों का युग है। ठीक है, जैसे आपके ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। दीर्घतमा मामते जो है उनके बाल जो है सफेद हो गए 10वें युग में। 10 युगों तक वो जीवित रहे। ये 10 युग मतलब 5 into 10 50 वर्ष। 50 वर्ष की आयु में उनके बाल सफेद हुए थे। तो वो जो दशमें युग है, तो ये जो युग शब्द है ये 5 वर्षों का था। मतलब उनके समय में युग कैलेंडर का प्रारंभ हुआ था एक। और दीर्घतमा मामते ऋषि ने ही भरत का, जो मेनका और दुष्यंत का पुत्र थे, उनका ऐन्द्र महाभिषेक किया था। कहां पर, बदायूं में। गोदाम यूतापुरी जो है भरत, जो बदायूं वाला क्षेत्र है, वहां पर भरत का ऐन्द्र महाभिषेक, उनका राज्याभिषेक किया था दीर्घतमा मामते। तो इस जी। तरीके से हम ये जो युग कैलेंडर कहां से प्रारंभ हुआ, 13,500 13,400 बीसी से प्रारंभ होता और भरत के जो वंशज है, भरत से भारत आया। तो अगर अगर आप महाभारत में देखेंगे तो अर्जुन को, इवन भीम को कई जगह पर हे भारत करके संबोधित किया गया। है। मतलब अब भरत वंशी है। तो लोग जो समझते हैं कि भारत एक लैंड मास है, लैंड मास को हम भारतवर्ष बोल सकते हैं, भारत खंड बोल सकते हैं, आर्यव्रत बोल सकते हैं, इवन भारती बोल सकते हैं। लेकिन जब हम भारत बोलते हैं तो अमेरिका में रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी एक भारत है। तो ये भारत मतलब भरत के जो वंशज है, भारत वंश, तो वहां से ये नाम आया है, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है जो भारत देश का नाम है। सर थैंक यू, प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। तो ये मैं कैलेंडर की बात कर रहा था। जैसे ये 5 वर्ष का प्रारंभ होता है। एक समस्या ये होती, क्यों ये चतुर्युग का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि जब आप 5 वर्ष में 2-2 चंद्रमास करते हैं, तो 20 वर्ष में होते होते 15 दिन का एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसमें क्या करते थे, 20 वर्ष के अंत में अर्धमास का ही इंटरकैलेशन करते थे, आधा महीना नहीं करते थे, मैंने 15 दिन का। इस तरीके से पूर्णिमांत अमांत, मतलब पूर्णिमा से भी एक 20 वर्ष का युग चलता था, फिर उसके बाद 20 वर्ष का अमावास्या से लेके शुरू होता था। इस प्रकार का एक कैलेंडर था। तो ये बहुत सरल था। एक व्यक्ति के जीवन में 5 वर्षों का साइकिल गिनती करना आसान है, 20 वर्षों का साइकिल भी आप गिनती कर सकते हो। तो पहले भारतीय ऋषि जब इतिहास में अपना कालक्रम की जो भी गणना रखते थे, कितने युग और चतुर्युग समाप्त हुए, फिर क्या करते थे, 1000 वर्षों के बाद फिर गिनती दोबारा स्टार्ट करते थे। तो वो जो 1000 वर्षों का जो समय होता था, उसको महायुग या मनवंतर कह देते थे। तो अब है कि हमारा जो अभी प्रेजेंट मनवंतर है, 7th मनवंतर है। तो आप 13,500 से लेके 6,000 वर्ष आप लीजिए, क्योंकि 7वां मनवंतर कहां से प्रारंभ हुआ, 7300 बीसी के आसपास। ये मैंने, और जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी है, जैसे सूर्य सिद्धांत में एक कंजंक्शन की बात की जाती है, वो क्यों बहुत आवश्यक है, क्योंकि 7वें मनवंतर के 28वें कृतयुग के अंत में मयासुर ने सूर्य सिद्धांत लिखा। वो जो कंजंक्शन है उसको हम अब्सोल्युटली डेट कर सकते हैं। वो डेट है 22 फरवरी 6778 बीसी, मैंने आज से एग्जैक्टली 8800 साल पहले। 8800 साल पहले वो जो 20th कृतयुग है, उसके बाद क्या हुआ कि युग गणना में हमारा परिवर्तन आया। 5 वर्ष के युग का कैलेंडर तो रहा, लेकिन युग जो है हमें 12 से गणना करना था, क्योंकि बृहस्पति का चक्र है, जो कि जुपिटर का जो एक वर्ष होता है वो 12 वर्षों का होता है। तो क्या होता था, उससे पहले, सूर्य सिद्धांत से पहले, हम केवल सूर्य चंद्रमा का ही जो गति है उसको रिकॉन्साइल करते थे। लेकिन सूर्य सिद्धांत में मयासुर ने कहा कि नहीं, आप जुपिटर को भी लीजिए, तब आपका इंटरकैलेशन और एक्यूरेट होगा। इस तरीके से सिद्धांत ज्योतिष का प्रारंभ होता है आज से 8800 साल पहले। और उसी समय 28 नक्षत्र जो वैदिक युग थे, तो एक नक्षत्र को हटाया गया, अभिजीत को। 27 नक्षत्रों को पूरा किया गया, क्योंकि मयासुर के समय में पूरी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने डेवलप कर ली थी।
उस समय तक हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तक मास्टरी कर चुके थे, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में 360 को आप 27 से डिवाइड करिए तो आपको बिना फ्रैक्शन का वैल्यू मिल जाता है 13.20 डिग्री। अगर 28 से करते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू आता है। तो उन्होंने 27 किया, और वो 27 इसलिए भी एक्यूरेट है कि क्योंकि जो साइडेरियल जो मोशन है चंद्र का, मून का जो 360 डिग्री मोशन, वो एग्जैक्टली 27.32 डेज है। तो 0.32 है तो वो क्लोजर टू 27 है, तो 27 मोर एक्यूरेट है देन की 28। इस तरीके से सिद्धांत ज्योतिष का उद्भव होता है। तो उसके बाद हमने युग को 1200 वर्षों का लिया, 12 की गिनती करनी थी और एक्यूरेसी चाहिए था। जब आप, क्योंकि एक वर्ष में एग्जैक्टली 365 डेज नहीं होता, आपको 4-5-6 घंटे का कुछ अंतर आता है, वो भी फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन की आपको अगर एक्यूरेसी लाना है कैलकुलेशन में, आपको नंबर बढ़ा लेना पड़ेगा, आपका 5, 20 या इनसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 12 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1200 युग ले लेते हैं, इससे हमारी एक्यूरेसी पूरी होती। इस प्रकार क्या हुआ, जैसे ही कृतयुग समाप्त हुआ 5 वर्ष का, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 28, तो 28वां जो त्रेता युग है वो 1200 वर्षों का कर दिया गया, क्योंकि अब युग की गिनती हम 1200 पे करेंगे। ठीक है, तो वो जो त्रेता युग है 6777 बीसी से 5577 बीसी, और उसी त्रेता युग में भरत मुनि लिख रहे हैं कि मैं वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग में मैं भरतनाट्य शास्त्र लिख रहा हूं। अब आप बहुत आसानी से उसकी डेटिंग कर सकते हैं, सूर्य सिद्धांत की भी डेटिंग हो सकती है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक शीट एंकर मिल जाता है पूरे साहित्य को डेटिंग करने का, क्योंकि लौकिक जो संस्कृत है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर है। तो लौकिक वैदिक संस्कृत 7000 बीसी से पहले ही हो सकता है, उससे बाद नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि रामायण को कहा जाता है कि त्रेता युग के अंतिम 100 वर्ष में हुआ। तो अंतिम 100 वर्ष है 5677 टू 5577 बीसी। और इसको आप वैज्ञानिक रूप से भी कर सकते हैं कि श्रीलंका जो है रामायण युग में द्वीप था, तो फिर श्रीलंका द्वीप कैसे बना, ये आप ओशनोग्राफिक स्टडीज कर लीजिए। श्रीलंका द्वीप बना 6500 बीसी के बाद ही। उससे पहले श्रीलंका, आप तमिलनाडु से बहुत आसानी से आप चल के जा सकते थे श्रीलंका में। केवल चल के भी नहीं जा सकते, तमिलनाडु में एक नदी है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी जो है ये श्रीलंका से, तमिलनाडु से होते हुए श्रीलंका तक जाती थी। बाद में समुद्र में वो क्षेत्र डूबने की वजह से वो अभी जो है ताम्रपर्णी नदी केवल बंगाल की खाड़ी तक ही जाता है, वो श्रीलंका तक नहीं जा पाता। फिर भी यही कारण है कि श्रीलंका को ताम्रपर्णी द्वीप क्यों कहा जाता था, उसका ये प्रमाण है। तो ये त्रेतायुग जो है 1200 वर्षों का था। जैसे ही त्रेतायुग समाप्त हुआ, तब क्या हुआ कि ये जो 1200 वर्षों को कहा गया कि चलो हम और बड़ा करते हैं, और एक्यूरेसी चाहिए था, 12000 वर्षों का चतुर्युग कर दिया गया। फिर कहा गया कि हम डिफरेंशियल ड्यूरेशन, जैसे हैं कि कृतयुग में 4800 यूनिट, इस तरह का डिफरेंशियल ड्यूरेशन लाने की वजह से द्वापर युग 2400 वर्षों का था, 5577 से 3177 बीसी की तक। अब जैसे ही द्वापर युग समाप्त होने लगा तो उन्होंने कहा कि और एक्यूरेसी चाहिए, तो और बड़ा नंबर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 12000 को 360 से मल्टीप्लाई किया, तो 43,20,000 का एक चतुर्युग हो गया। अब आप देखिए 20 वर्ष का चतुर्युग 43,20,000। आपको बस एक निरक्षीर विवेक ये करना है कि एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स में जो हम एनलार्ज करते गए, वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर में एक्यूरेसी के लिए ऐतिहासिक कालक्रम को आपको देना है कि युग का कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हुआ। समस्या ये हो गई कि महाभारत काल के बाद ये जो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स जो हमने डेवलप की, कैलेंड्रिकल एस्ट्रिकल, उसी को ही ऐतिहासिक कालक्रम मान लिया गया। इसलिए आपके पास मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसका आपने जो दिखाया है वो बैक कैलकुलेशन करके नहीं ये लगभग हम 200 करोड़ वर्ष पुराना है। मैं अपने दर्शकों को सर यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि आर्यभट्ट ने जो पाई की कैलकुलेशन की थी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस की थी। अपने आर्यभट्टिया में जो डेट है वो बोलते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तब इतने वर्ष बीत गए थे कलयुग के प्रारंभ में। अगर उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो 3162 के करीब आता है महाभारत का समय। और जी, तो आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ अगर बोल रहे हैं तो सही होगा,
प्लस जब पाई की वैल्यू और एक्यूरेट आ गई तो जो वर्ष को 4,32,000 साल करने के लिए और एक्यूरेसी, मुझे लगता है ये सजेस्ट करता है वो और एक्यूरेट और फाइन जाना चाहते थे टू स्टडी द सूर्य सिद्धांत। उन्होंने सूर्य सिद्धांत पे भी काम किया है, तो मे बी टू मेक इट मोर फाइनर, गेट द रिजल्ट्स मोर फाइन, बिकॉज हमारे सारे मैथमेटिशियन ऋषि जो थे, चाहे आर्यभट्टा हो या चाहे नीलकंठा हो, चाहे माधवा हो या चाहे ब्रह्मगुप्त हो, सभी ज्योतिषाचार्य थे। क्योंकि हमारे वेदांगों में सर्वश्रेष्ठ जो है शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प इत्यादि के पश्चात सबसे हाईएस्ट जो उसका आउटकम है वो ज्योतिष है। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और बहुत ही साइंटिफिकली आपने एक्सप्लेन किया है किस प्रकार से टू गेट मोर एंड मोर फाइनर एक्यूरेसी ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, ये जो समय काल चक्र है इसको बढ़ाया गया, जो कि अंत में 12,000 से मल्टीप्लाई करने से 4,32,000 वर्ष हुए। और दर्शकों को, जो यंग दर्शक है हमारे, उनको जस्ट बताना चाहूंगा कि आर्यभट्टा जो है न्यूटन से 1188 साल पहले पैदा हुए थे। तो हमको थोड़ा सा गर्व होना चाहिए इस चीज पे। सर अगर इसी चीज को थोड़ा, जी जी आप बताएं। जी हाँ, तो यही नहीं है हमारा जो ये जो वैदिक युग कैलेंडर जो प्रयोग हो रहा था वो 13,500 बीसी से लेके आज तक वो युग कैलेंडर रहा है। महाभारत काल के 1000 वर्षों के बाद हमने एक कैलेंडर में रिफॉर्म्स किया था, लेकिन आप देखेंगे भारतीय इतने हजारों वर्षों में भी हमने कभी मूर्खतापूर्ण रिफॉर्म नहीं किया, जैसे ग्रिगोरियन में हुआ कि 13 दिन या 11 दिन डिलीट कर दिए गए। जी, इस इतनी मूर्खतापूर्ण रिफॉर्म कहीं नहीं हुआ उनके रिफॉर्म, क्योंकि हमने हमेशा सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर ही या तो एक दिन डिलीट किया, एक दिन इंटरकैलेट किया, एक महीना डिलीट किया, एक महीना ऐड किया। ठीक है, इस वजह से हमारा कैलेंडर निरंतर रहा है, कहीं पर भी ऐसा ये नहीं हुआ कि कुछ ईयर्स डिलीट कर दिए गए हों, कुछ हुआ हो, ऐसा संभव ही नहीं था। सर इसमें मैं इससे पहले हम वेस्टर्न कैलेंडर और इन जो कि काफी ही रोचक एरिया है, मैं दो प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा। एक तो वाल्मीकि रामायण या अन्य जो ग्रंथ है हमारे, उसमें लिखा गया है कि दशरथ जी ने या किसी बाकी राजाओं ने हजारों साल तक शासन किया, तो क्या वो भी इसी अंडरस्टैंडिंग के पीछे गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत निरूपित किया है कि भाई वर्ष को कैसे समझा गया? हाँ, तो भारत में है ना जो लेखन परंपरा है वैदिक युग से रहा है, वेद भी लिखे गए। एक है जो कुछ वैदिक ग्रंथ है, वेद और ब्राह्मण, वो उसी रूप में, ओरिजिनल रूप में ही उसको हमने अक्षुण्ण रखा है। लेकिन दूसरे साइंस से जैसे व्याकरण है, छंद है, नाट्य शास्त्र, ये सब विकसित, जैसे आयुर्वेद है वो विकसित हो रहा है, उसी प्रकार के पुराण और इतिहास के ग्रंथों को भी पुनर्लेखन किया जाता था, उसको और सामग्री जोड़ते जाते थे जो भी उनके लिए लगता था कि लॉजिकली उसका पार्ट होना चाहिए। तो एक है कि कुछ ग्रंथों का अपडेशन या पुनर्संकलन होता रहा है। तो रामायण भी जो है जब लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा, आदि कवि इसलिए कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत में पहली बार ऐतिहासिक काव्य लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन उसी रामायण का मौर्य युग से लेकर गुप्त काल में उसका पुनः संकलन हुआ। उस समय तक भगवान राम को जो है आराध्य का रूप है, क्योंकि हमारे जितने भी भगवान हैं, जो भी महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष ही हमारे लिए आराध्य हो गए। उपनिषद में तो एक ही ब्रह्म है पूरे विश्व का। हम क्या करते थे, जैसे हमारा जो कल्चर है कि मातृ देवो भव, क्यों कहते हैं कि माता में भगवान का देवता का स्वरूप है, उनको देखो, पितृ देवो भव, अतिथि देव, उसी तरह महापुरुष देवो भव, हमारे जो महापुरुष है उनकी पूजा करो, क्योंकि उनके गुण हमारे ऊपर है, उन्होंने जो मानता है। जितने ही हमारे मंदिर है, स्थल है, वो जगह है जहां पर हमारे महापुरुष कभी रहे थे। यही कारण है उस स्थान में वो एनर्जी उनका होना, उस जगह का महत्व इसलिए हमारे, क्योंकि वो वहां पर पैदा हुए थे, वो रहे थे वहां, वो बदला नहीं जा सकता। तो वो हमारे लिए तीर्थ स्थल है, पूजा के स्थल है, वो इसलिए। तो वो जो जब पुनर्संकलन हुआ तो उस समय ये जो यही साइकिल की बात है, त्रेता युग जब 1200 वर्षों का था, ठीक है, लेकिन जब आपने त्रेता युग को 1200 की जगह आपने 12,000 करके जब मल्टीप्लाई किया तो वो बहुत 10 12-13 लाख वर्षों का हुआ। तो आपके लिए समस्या है कि कैसे गिनती करें।
तो आपने कहा कि भगवान राम जो है 11,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 11,000 को आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, 31 ईयर्स का समय आता है। तो भगवान राम 25 वर्ष की आयु में वनवास गए थे, 14 वर्ष का वनवास था, तो 39 ईयर्स के एज में वो राजा बने और 31 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद सरयू नदी में अपना जीवन समाप्त किया। ये जो है आपने क्या किया, वो जो 31 ईयर्स था उसको 360 से मल्टीप्लाई किया तो आपको लगा 11,000 वर्ष। तो ये जो हजारों वर्षों का यही समस्या कि जो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल जब बड़े हो गए, आपने क्या किया, इतिहास के साइकिल को भी वैसे बड़ा करते चले गए। ये जी गलती हुई है पुराणों के लिखने वालों, पुराणों का जब संकलन कर रहे थे। जी। तो ये है। सर इसमें ये आपने बड़ी अच्छी चीज बताई। अब मैं एक आपसे वन वर्ड आंसर इनका चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों में कोई डाउट न रहे। सबसे पहले महाभारत काल को आप किस ब्रैकेट में डालेंगे? नहीं, वो मुझे डालने की जरूरत नहीं। जब आप युग कैलेंडर को आप स्थापित करेंगे ना कंटिन्यूअसली, आपको जी द्वापर युग के अंत में ही महाभारत काल आता है। तो जी 3177 बीसी में वो समाप्त होके कलयुग का प्रारंभ होता है। उसके बाद जो महाभारत का होता है 3162 बीसी। ये जो डेट है, मैं जो कई सारे हैं विषय, एक तो लिटरेरी एविडेंस है और एपिग्राफिक एविडेंस है। एपिग्राफिक एविडेंस है जैसे ये आईहोल इंस्क्रिप्शन में आप शक वर्ष का, ये फिर ये विषयांतर हो जाए क्योंकि शक और शकांत में मैंने भेद किया था, जी 661 वर्षों का अंतर है। तो एग्जैक्ट डेटिंग करेंगे। उसके बाद जो डेट दिया गया है, क्योंकि भारताद आहवाद इतः, महाभारत युद्ध से लेके आज तक कितने वर्ष समाप्त हुए ये आईहोल में दिए गए। वो डेट आता है 3162 बीसी में वो महाभारत युद्ध हुआ। और आप अगर कलहण की राज तरंगिणी में देखिए, वो भी जो है महाभारत कहाँ से प्रारंभ कर रहे, युद्ध कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे सर, साहित्य हैं जो हमारे दर्शकों के लिए ये आई होल इंस्क्रिप्शन क्या है? ये क्या चीज है? ये आप बादामी हैं, कर्नाटक के जो आप जाइए बादामी क्षेत्र में, वहां पर आज भी एक मंदिर है। उसके बिल्कुल मंदिर के द्वार के ऊपर जो है एक अभिलेख लिखा हुआ है, एक इंस्क्रिप्शन है। वो आईहोल जगह है जहां पर ये मंदिर बना हुआ है, तो इसलिए उसको आईहोल इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो वो जो इंस्क्रिप्शन में है, वो इंस्क्रिप्शन में डेट दिया गया है, दो डेट, एक शकवर्ष कितने समाप्त हुए और महाभारत युद्ध से लेके उस समय तक कितने वर्ष समाप्त हुए। तो दोनों का सामंजस्य करेंगे, आपके पास एग्जैक्ट। और वो एक सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि जो अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हम महाभारत का युद्ध कर सकते हैं। और कलयुग का प्रारंभ जो है वो 3177 से 3101 बीसी, उसी के बीच में कलयुग प्रारंभ हुआ। तो वही जी महाभारत का हमारी पारंपरिक जो हमारा जो कैलेंडर है, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता वेदों से लेके आज तक एक निरंतर और अक्षुण्ण सभ्यता है, जिसमें कभी भी कोई विघटन नहीं हुआ कि कहीं समाप्त होकर दोबारा प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए तो जितने ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है वैदिक युग से लेकर आज तक, वो जी एक बहुत सारे पंडितों ने, भारतीय मनीषियों ने जो है एक निष्कारण धर्म अपनाया था, तब जाके हमें वो ग्रंथ आज उपलब्ध हो पाए। नहीं तो बहुत सारी सभ्यताएं में कुछ बचा ही नहीं। मुझे लगता है सर, जो हमारी सभ्यता है वो हिस्ट्री की जो विशेषता है वो है कि इसमें तीन चीजें अवश्य हैं। एक तो नक्षत्रों की प्रेजेंस हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। दूसरा उसका फिजिकल एविडेंस है, चाहे कोई इमारत हो, कोई पुरानी जगह का नाम हो या कुछ हो। और तीसरा जो है हमारे फोकलोर्स जो चलते आ रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो ये मुझे लगता है रेयरिटी होगी किसी और पाश्चात्य सभ्यता में कि ये तीनों चीजें मिल जाए, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा से भी मैच करे, उस जगह की फिजिकल एविडेंस से भी मैच करे, और जो दंत कथाएं चलती आ रही हैं उससे भी मैच करे। तो ये एक बहुत ही विश्वसनीय चीज है। सर ये मेरा जो अगला, जी हाँ, जी आप बताइए। ये जो जैसे हम कहते हैं साइंस, वो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, जैसे आप जमीन में खुदाई करके बहुत पुरानी चीज निकालते हैं, ऐसे ही हम एस्ट्रोनॉमिकल जो पोजीशन है उसका सिमुलेट करके इतिहास में वो जो ऑब्जर्वेशन है कहाँ था। लेकिन एक हमें ध्यान रखना है कि आप आइसोलेशन में, मैंने कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को कहीं आइसोलेशन में डेट करना या किसी श्लोक को अलग तरीके से आप ट्रांसलेशन करना, तो फिर वो प्रामाणिक नहीं होता है।
आपको वो लेना है कि जिसका ट्रांसलेशन कोई भी करे, सुबह उठ के करे, रात को उठ के करे, तो उसका एक ही जैसा होता है, उसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है। तो वो क्या होता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होता है। जैसे मैंने बोला, सूर्य सिद्धांत में बहुत स्ट्रेट वर्ड है कि इतने ग्रह कंजंक्शन में थे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। अब उस श्लोक का चाहे कोई कैसा भी ट्रांसलेशन करे, क्योंकि संस्कृत श्लोकों का कई बार ट्रांसलेशन में मतभेद बहुत होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो प्राइमरी एविडेंस नहीं हो पाता है। जी प्राइमरी एविडेंस ना होने पर फिर आपके लिए समस्या होती है, आप कैसे स्थापित करेंगे। और ये जी जो आपको एक कंटिन्यूटी भी एस्टैब्लिश करना, कभी भी कोई भी रिसर्चर अगर काम कर रहे हैं, आप क्रोनोलॉजी पे काम करिए। किसी आइसोलेशन, किसी पर्टिकुलर इवेंट को आप आइसोलेशन में डेट करने की कोशिश करेंगे तो आप भटक सकते हैं। यही जी कारण है कि क्यों आर्की एस्ट्रोनॉमी में अलग अलग तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए ये साइंस नहीं है कहना तरीका नहीं, ये गलत है। आर्की एस्ट्रोनॉमी साइंस है, केवल लोग उसका जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वहां गलतियां हो रही हैं। सर, बिना नाम लिए मैं जस्ट एक वो प्रश्न जो अक्सर आज नई पीढ़ी में है कि कुछ इतिहासकार जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, परंतु उनका जो डेटिंग है महाभारत का लगभग 5000 बीसी के करीब है, रामायण का लगभग 12000 बीसी के। क्या ये अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफरेंस है या क्या कारण? बिकॉज एक शास्त्रार्थ होना चाहिए, जो परंपरा हमारी समाप्त हो गई है, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए इस चीज के बारे में। नहीं, हम एक सबसे पहले तो हमें क्रोनोलॉजी पे काम करना है। आप किसी चीज को, आप अगर महाभारत 5600 बीसी के आसपास अगर हुआ है, तो वहां से लेके आज तक की क्रोनोलॉजी तो समझाए ना, कैसे क्रोनोलॉजी होता है और उसके पीछे की क्रोनोलॉजी कैसे आती है। तो पूरी क्रोनोलॉजिकल आप फ्रेमवर्क के आप काम करेंगे तो तब आपको समझ आएगी गलतियां कहाँ हो रही है। सबसे पहली बात, हमारे परंपरा में एक भी एविडेंस नहीं है ये कह सके कि 5500 बीसी के आसपास महाभारत हुआ हो, क्योंकि वो तो बहुत ही रिसेंट इवेंट है भारतीय, सबसे एक कहा जा सकता है भारतीय इतिहास के कालक्रम में। और दूसरा, आप उसको मानने की वजह से सारा साहित्य, सारा अभिलेख सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके जो जितने भी पाश्चात्य विद्वान कहते हैं केवल एक श्लोक महाभारत का प्रमाण है, बाकी सब कुछ प्रमाण है, तो वो भी क्यों प्रमाण मानूं मैं? तो फिर आप आर्ग्यूमेंट हार जाएंगे वहां पर। और दूसरा कि रामायण में ये मान लिया गया कि वो रामायण के समय अभिजित जो है वो ध्रुव तारा था, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये संस्कृत का ज्ञान ना होने की वजह से, जो ब्रह्मराशिर विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः आर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। यहां आप देखिए दो शब्द, ब्रह्मराशि यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ध्रुवम यह द्वितीय विभक्ति एक वचन है। दोनों में विशेषण विशेष संबंध असंभव है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य के बीच में एक विभक्ति एक वचन का होना आवश्यक होता है। तो दो नहीं है, तो ब्रह्म राशि ध्रुव नहीं है। यहां पर ध्रुव के चारों ओर ब्रह्म राशि भी चक्कर काट रहा है, ये कहा जा रहा है। तो ब्रह्म राशि अगर अभिजित है तो अभिजित भी चक्कर काट रहा ध्रुव का, अभिजित ध्रुव नहीं है। सबसे पहले तो ब्रह्म राशि राशि है, कोई नक्षत्र नहीं, तो वो एक कंस्टलेशन है, स्टार नहीं है। अभिजित अलग है, वो ब्रह्म राशि का पार्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्म राशि जो है ये कंस्टलेशन है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ब्रह्म नक्षत्र अभिजित जो है एक स्टार है ब्रह्म राशि के अंदर में, और वो ध्रुवता ऐसा रामायण में कहीं नहीं कहा गया। लेकिन यही है कि एक इंटरप्रिटेशनल, एक संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने की वजह से ये कहा गया कि ब्रह्म राशि ध्रुवता, ब्रह्म राशि पोल स्टार था और ब्रह्म राशि अभिजित है, ये आपका अजम्पशन है, वो रामायण में ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तो उसको आप एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट मान करके डेटिंग करेंगे तो पूरी क्रोनोलॉजी आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो ये जी आर्की एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी में नहीं आता है, क्योंकि आर्की आप कोई भी स्टडी का रियल एस्ट्रोनॉमिकल स्टेटमेंट होना चाहिए और जी वो निर्विवाद होना चाहिए। अगर उसमें विवाद है तो फिर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं हो पाता है, फिर आपको वो प्रूव करना पड़ेगा बहुत सारे अदर्स। तो जी। ये समस्या है। इसमें सर ये एक तो आपने बड़ा मैं कहता हूँ क्लैरिटी। इसके साथ साथ जी है ना, आपको कैलेंडर भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि जी एक त्रेता युग, द्वापर युग, क्योंकि युग कैलेंडर था। क्योंकि महाभारत से पीछे जाकर आपको भारतीय कालक्रम को ठीक करना है, तो आपको युग कैलेंडर को डिमिस्टिफाई करना पड़ेगा। युग कैलेंडर को रिजेक्ट कर दीजिए तो फिर आप कभी कालक्रम नहीं बना पाएंगे, वो उसकी सत्यता नहीं साबित कर पाएंगा कभी भी।
चाहे आप कुछ जी भी क्लेम करते रहिए, वो हम 200-300 सालों से क्लेम कर रहे हैं, कोई सुनने को राजी, हमारे घर में नहीं सुनने को राजी है, तो विदेशी कहाँ से सुनेगा? जी। सर ये एक आपने डीमिस्टिफाई की, सेकंड 3 डेटों में से जो सेकंड कंफ्यूजन रहता है वो है भगवान राम का जो समय है वो क्या है, वो क्या है आपके हिसाब से, आपकी स्टडीज के हिसाब से फाइनल वो पीरियड कौन सा होगा जन्म से लेके अंत तक? हाँ, सबसे पहले जो ना आपको त्रेता युग का समय स्थापित करना है। ये मैंने बताया, सूर्य सिद्धांत कृतयुग के अंत में लिखा गया, तो हम उसका डेट करेंगे तो हमको त्रेता युग का प्रारंभ मिल जाता है। जी तो उससे पहले तो नहीं हुए, ठीक है। और दूसरा, वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे, उन्होंने रामायण लिखे, वो लौकिक संस्कृत में लिखे, तो वैदिक युग उनसे बहुत पहले वैदिक युग रहा है। और आपके पास वंशावली भी लगभग 60-61 जो उनके पूर्वज थे, तो भगवान राम। और दूसरा हम क्या करेंगे, एक तो मैंने आर्कियो एस्ट्रोनॉमी के आधार पर त्रेता युग का प्रारंभ आप फिक्स करेंगे, त्रेता युग का अंत 12 वर्षों का आ जाता है। और उसी समय आप ये भी देखिए, श्रीलंका द्वीप था। अगर आप 6500 बीसी में जाएंगे तो श्रीलंका द्वीप नहीं था, क्योंकि जो समुद्र स्तर है वो 6500 के बाद जो थर्ड पल्स है, पल्स 1A, पल्स 1B, पल्स 1B, वो मिल्ट वाटर पल्स, ये ऐसे ही जिसमें कुछ बहुत ही कम समय में ही समुद्र का स्तर तुरंत बढ़ता है। तो ये 6500 बीसी से लेके 6000 बीसी के बीच में समुद्र का स्तर 5-6 मीटर बहुत जल्दी से बढ़ा था। तो उस समय जो राम सेतु का क्षेत्र है, धनुषकोडी तलाई मनार वाला क्षेत्र है, वो समुद्र में डूबना स्टार्ट हुआ था। तब रामायण के युग में श्रीलंका द्वीप बना था। हाई टाइड के समय में बहुत सारा पानी आ जाता था, लो टाइड में आपको है ना कुछ कुछ जो है वहां पर एक शैलो वाटर्स होते थे। तो रामायण युग में उस जगह में जमीन में मिट्टी पत्थर भर के वो लैंड लेवल को ऊपर उठाया था 1/2 मीटर या 1 मीटर, ताकि हाई टाइड में भी पानी ना आए। तो ये बहुत सरल काम है, वो किया गया था उस समय। और एक और समस्या थी योजन की, शत योजन कहा गया, योजन माने 13 किलोमीटर, सो मतलब 1300 किलोमीटर। ये नहीं है, योजन जो है 13 किलोमीटर का जो मान है, ये महाभारत युग में फिक्स हुआ, उससे पहले नहीं था। वैदिक युग में एक अश्विन शब्द आता है, अश्विन मतलब एक अश्व जो है एक दिन में कितने दूर जा सकता है वो। लेकिन जब अश्व विलुप्त हो गया, क्योंकि वैदिक युग का अश्व वो अश्व नहीं है जो आजकल है, वो अश्व था ये शिवालिक घोड़ा। वो शिवालिक घोड़ा जो है 8000-9000 बीसी में ही वो विलुप्त हो गया था। तो वो जो शिवालिक अश्व वो समाप्त हो गया, तो अश्विन शब्द भी समाप्त हो गया। फिर योजन शब्द था छोटा वाला, तो उस समय जो योजन है वो 160 टू 170 मीटर का योजन होता था। वही जिसको ग्रीक, वही हमारा ही भारतीय मान ही ग्रीक के पास गया, क्योंकि यहीं से तो वो गए, वो मान उन्होंने वही स्टेड जिसको लेते हैं 170 मीटर 165 मीटर वाला ये था। उसको 100 से करिए तो लगभग 16 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। तो रामायण युग में 16 किलोमीटर का क्षेत्र था, जिसमें हाई टाइड के समय पानी आता था। आज 30-40 किलोमीटर तक है। तो उस समय वो 16 किलोमीटर का क्षेत्र था, जिसको 5 दिन में मिट्टी पत्थर भर के वानर सेना, अगर 50-1 लाख लोगों की सेना थी तो ये काम आराम से 5 दिन में कर सकता है। केवल मिट्टी पत्थर बन के आपको एक वो बनाना है, जस्ट लेवल बढ़ा, तो वो सारे लोग काम में लग गए, तो बहुत आसान काम है कि ये कर सकते थे वो लोग। तो यही काम हुआ है। तो ये सब वैज्ञानिक है। हाँ, एक रामायण के ऐतिहासिक थे तक चलो ठीक है, तो अब ये कैसे बंदर थे, वो नहीं था। वृषाकपि जो वैदिक युग के हमारे जो 33 देवता हैं, 12 आदित्य, अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र थे 12, उसमें से इंद्र भी एक थे। उसके बाद हमारे पास रुद्र हैं, वो भी ऋषि कश्यप एक और उनकी पत्नी थे, उनके थे। 11वें एक वृषाकपि रुद्र थे। वृषाकपि के जितने भी वंश थे, इसलिए हनुमान जी को रुद्र का अवतार कहा जाता है। तो वृषाकपि जो 11वां रुद्र, उनके वंशज, कपि के वंशज, उनको कपि कहा जाता है। लेकिन लौकिक संस्कृत में कपि शब्द बंदर के लिए भी प्रयोग होने लगा, तो लोग कहने लगे कि शायद वो जब नाटक होने लगे तो उनको कपि के रूप में चित्रित करना स्टार्ट किया, तो लोग सोच रहे कि ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि नाटकों का प्रभाव सामान्य व्यक्ति पे बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय आज भी आपके मूवीज का बहुत प्रभाव होता है आप पर। तो वो जब नाटकों में कपि के रूप में, वानर के रूप में जब चित्रित करने लगे कि हमने वैसे ही सोचा, तो वो बहुत हो गया कि वो वैसे ही रहे होंगे।
तो जब रामायण का पुनः संकलन हुआ तो उसको भी उसी तरीके से चित्रित किया गया, जैसे कि वो एक वानर थे। दूसरा आता है ये जो पुष्पक विमान, क्या था? पुष्पक विमान जो है एक हॉट एयर बैलून था। बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसका उस समय प्रयोग में आ चुका था। भारत जो असुरों ने इसका, विश्वकर्मा ने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था, क्योंकि हॉट एयर बैलून सिंपल है। उस समय मुझे लगता है उन्होंने नायलॉन की जगह जो नेचुरल सिल्क है उसका प्रयोग किया था, और केन का बास्केट था। आपको बर्नर, जो भी बर्न करना था, आप उस समय कर्पूर तैलम सबके पास था, कर्पूर तैलम या कोई इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल तो हमेशा रहा है मानव सभ्यता जब से प्रारंभ हुआ है, तो वो एक प्रकार का वो उसको गर्म करने का कुछ तो उससे जो है आप 200 या 100 100 110 किलोमीटर या 20 किलोमीटर एक दिन में आप ट्रैवल करते थे, फिर उतर जाते थे, फिर ट्रैवल करते थे। इस तरीके से 18 दिन में या कुछ और दिन लगे होंगे, तो वो इस तरीके से पहुंचा गया। और ये जो भी एयर ट्रैवल था, ये हॉट एयर बैलून ट्रैवल था, ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक है। तो इस तरीके से हम कालक्रम और जो भी दूसरे ऐतिहासिक घटना है उसकी सत्यता साबित कर सकते हैं। सर बहुत बढ़िया आपने चीज बताई, और बहुत ही जानकारी दी। सर तीसरा एक हमारा डेटिंग जो है, जो काफी कंफ्यूजन में है, अगर हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं या कई जगहों पे सर्च करते हैं, वो है भगवान आदि शंकराचार्य जी का जन्म या उनका जो समय रहा है। अगर आप नेट में देखेंगे तो आपको 8वीं 9वीं शताब्दी एडी में मिलेगा। श्रृंगेरी मठ में जाएंगे तो हो सकता है कि 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड हो। तो ये कैसे हुआ और सही जानकारी क्या है इसके बारे में, क्योंकि ये डेटिंग होने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो कृपया इसके बारे में सर कुछ जानकारी दें। हाँ, ये है, एक तो मैंने आपको कालक्रम महाभारत काल तक का युग कालक्रम कैसे करने से ठीक होता है, उससे हम एक रामायण महाभारत की सही और वैदिक युग की भी डेटिंग कर सकते हैं। अब समस्या आती है महाभारत काल से लेके आज तक का जो क्रोनोलॉजी जब बनाते हैं हम लोग, तो एक 1380 वर्षों के एक कालक्रमिक गड़बड़ी हमें हमके सामना करना पड़ता है। समस्या है कि जब परंपरा से, जब महाभारत काल से 1000 वर्षों तक बृहद्रथ वंश का शासन था, ठीक है, वो 3100 से 2100 ईयर्स आ गया। उसके बाद 135 वर्षों का आपके पास एक प्रद्योत वंश था, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के समय में ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, भगवान बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है। तो महाभारत काल के 1200 से लेकर 1300 वर्षों के बीच में ही बुद्ध का जीवन काल रहा होगा, ये पारंपरिक समय, ठीक है। अगर 3100 बीसी के आसपास महाभारत युद्ध हुआ तो 1900 टू 1800 बीसी के बीच में ही बुद्ध का समय आता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने क्या किया, उनको 500 बीसी के आसपास उनका समय निर्धारित किया। ये जो 1380 वर्षों का समय जो गड़बड़ है, जैसे ही, क्योंकि आदि शंकराचार्य का समय बुद्ध के समय से जुड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य स्वयं धर्म कीर्ति का खंडन कर रहे हैं और धर्म कीर्ति का उल्लेख कर रहे हैं। तो उनका जीवन काल या तो धर्म कीर्ति के समकालीन है या उसके बाद हो सकता है। उससे ये नहीं हो सकता कि धर्म कीर्ति से पहले आदि शंकराचार्य हो। तो अब इसका कैसे समय निर्धारित करें? तो जो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले वसुबंधु दिंगनाग, क्योंकि आदि शंकराचार्य दिंगनाग का भी खंडन कर रहे हैं, तो दिंगनाग और वसुबंधु कब होते हैं? बुद्ध निर्वाण से 900 वर्षों के बाद ही जन्म होता है वसुबंधु का, और वसुबंधु का शिष्य दिंगनाग है। तो दिंगनाग के समय आते आते 1000 वर्षों का अंतर हो गया बुद्ध से लेके। तो आदि शंकराचार्य 1000 वर्ष के बाद ही हो सकते हैं, पहले तो हो नहीं सकते। और दिंगनाग और धर्म कीर्ति के बीच में 250-300 वर्षों का अंतर है। तो इस प्रकार से बुद्ध और आदि शंकराचार्य के बीच में 1300 वर्षों का अंतर है, 1200 से 1300 वर्षों का अंतर। जब आपने बुद्ध को आगे लेके आए 500 बीसी में, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आदि शंकराचार्य को 1300 वर्ष पीछे ले जाइए। तो ला के आपने 8वीं सदी में पटक दिया उनको। ये कौन लाए? और ये वेस्टर्न स्कॉलर्स लाए या हमारे इंडियन स्कॉलर्स लाए? ये जो समस्या है, क्योंकि पारंपरिक कालक्रम तो यही था हमारा। जब वेस्टर्न स्कॉलर्स भी आए थे, उससे पहले भी हम अपना इतिहास पढ़ाते थे, हमने कभी नहीं पढ़ा है कि वो 800 एडी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ।
हम तो कहते थे कि वो 6ठी सदी बीसी का एक समय है। क्योंकि आदि शंकराचार्य के बाद एक और शंकराचार्य हुए हैं, जो कि फर्स्ट सदी, जो कि जनरली उसका उनका समय आता है कि विक्रमादित्य के 13 वर्ष या 14 वर्ष के बाद उनका जन्म होता है, 44 बीसी के आसपास। 44। हाँ, तो वो जो शंकराचार्य है, क्योंकि एक आपने देव्य अपराध स्तोत्र है, उसमें वो कहते हैं कि मया पंचाशीतेर अधिकम अपनीते तो वयसी। मैं ये स्तोत्र तब लिख रहा हूं जब मेरी आयु जो है 85 ईयर्स का हो गया। आदि शंकराचार्य तो 85 ईयर्स तो जीवित नहीं रहे, वो तो 32 वर्षीय उनका जीवन काल था। तो ये जो 85 ईयर्स, ये दूसरे शंकराचार्य। तो अब जो है जो परंपरा थी, कांची मठ का भी, गोवर्धन पीठ जो पुरी है और द्वारका पीठ है, उसमें जो अभी सोर्सेस हैं उसके आधार पर आदि शंकराचार्य का जन्म हमेशा 6ठी सदी बीसी में ही रहा है। और हम मौर्यों को और बुद्ध का समय 1900 बीसी और 1600 बीसी में ही मौर्यों का समय निर्धारित करते थे, अंग्रेजों के आने से पहले। बट जब ब्रिटिश और वेस्टर्न हिस्टोरियंस इंडिया में हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका कालक्रम ठीक करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अच्छा, आप कहते हो कि विक्रमादित्य हुए थे प्रथम सदी बीसी में, अच्छा बहुत अच्छी बात है। उसके उनके उनके नवरत्न थे, कालिदास, वराहमिहिर उनकी सभा में, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कालिदास जो है शकवर्ष का प्रयोग कर रहे हैं, 427 कह रहे हैं, और ये कालिदास जो है 445 शकवर्ष का प्रयोग कर रहे हैं ज्योतिर्विदाभर ने। हमने कहा हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर आप कहते हो शकवर्ष 78 एडी में प्रारंभ हुआ। हमने कहा हाँ, जब 78 एडी में प्रारंभ हुआ तो उससे पहले पैदा कैसे हो सकते हैं? फिर हमारे पास जवाब नहीं था, क्योंकि हम उससे पुराना जो शक संवत था उसको भूल चुके थे। यहाँ पे सर जस्ट एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नवरत्नों का जो आपने कहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि आर्यभट्ट की जो एरिया है 476 के करीब है और वराहमिहिर उनके काउंटर पार्ट थे, और विक्रमादित्य के नवरत्नों में से वराहमिहिर एक नवरत्न थे। तो क्या ये विक्रमादित्य सेकंड थे, और जो 57 बीसी में विक्रमादित्य थे, जो विक्रम संवत जहां से स्टार्ट होता है, वो विक्रमादित्य 1 थे, और अराउंड 5th सेंचुरी में विक्रमादित्य द सेकंड, बिकॉज विक्रमादित्य एक अपने आप में टाइटल है, एक ऑनररी है जी। नहीं नहीं नहीं, वो टाइटल चाहे बहुत लोगों के पास रहो विक्रमादित्य, जिस विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका कालक्रम के भी आधार उसके बेस पर भी होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि वराहमिहिर जो है आर्यभट्ट का उल्लेख कर रहे हैं, तो जो आर्यभट्ट का समय आपने 476 आपने कहाँ से किया? आपने एक गलत आधार पर आपने यह कहा कि उन्होंने कहा कि 60 इंटू 60, 3600 ईयर्स समाप्त होने के बाद मेरा जन्म हो रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, उस श्लोक का एक गलत एक किया गया कि उन्होंने कहा कि कलयुग के आरंभ से 3600 वर्ष आप लेके आइए, उस समय उनका जन्म होता है। तो ये नहीं है। जो आर्यभट्ट कह रहे हैं, जब 3 युग समाप्त हुए, 3 युग मतलब कृत त्रेता द्वापर, 3 युग समाप्त हुए और 3600 वर्ष समाप्त हुए। एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो 60 वर्षों का साइकिल है, ये कहां से प्रारंभ होता है? तो वो ये क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म कलयुग के प्रारंभ में हो रहा है, प्रभव संवत्सर में प्रथम वर्ष में उनका जन्म हो रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अगर 60 इंटू 60 ईयर समाप्त हुए हैं 476 में, तो क्या 476 प्रभव संवत्सर है? नहीं है। 499 है क्या? नहीं है। तो फिर वो कौन सा साइकिल आप जोड़ रहे हो यहाँ? कौन सा साइकिल? वो साइकिल है ही नहीं। तो आर्यभट्ट के तिथि में 3600 वर्षों की एक गंभीर गलती है। वो कह रहे हैं कि मैं कलयुग के प्रथम वर्ष में जन्म हो रहा है उनका, तो 3173 बीसी ये उनका जन्म था। उन्होंने 3150वें वर्ष में बीसी में वो आर्यभट्टियम लिख रहे थे, लेकिन उसको उठा के आपने 5वीं सदी में क्या 3600 वर्ष। एक और जो वराहमिहिर है, अगर उनका समकालीन था तो आर्यभट्ट को वो जो है बहुत ही प्राचीन एक लिट लकार होता है संस्कृत में, बभुवा, उसका प्रयोग करते हैं। और आर्यभट्ट का शिष्य लाटदेव है, लाटदेव के ग्रंथों का भी उल्लेख कर रहे हैं। ये कैसे संभव है?
और उनको भी जैसे प्राचीन व्यक्ति हैं उनके रूप में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कालक्रमिक गड़बड़ी है। आर्यभट्ट की डेटिंग नहीं हो सकती। आर्यभट्ट महाभारत काल के समय में थे। आर्यभट्ट ने किसी शक संवत का प्रयोग क्यों नहीं किया, केवल वराहमिहिर क्यों कर रहे? तब तक 450 वर्ष शकवर्ष हो चुका था। तो शकवर्ष के बाद होने वाले किसी भी भारतीय ज्योतिषकार ने शकवर्ष को छोड़कर किसी और संवत का प्रयोग ही नहीं किया, ना विक्रम संवत, क्योंकि आर्यभट्ट को ना विक्रम संवत का ज्ञान है ना शक संवत का ज्ञान है, उनको केवल युग कैलेंडर का ही ज्ञान है। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जब सूर्य सिद्धांत लिखा गया उसके बाद 60 ईयर का साइकिल प्रारंभ हुआ, तो 6777 बीसी, उसके बाद ब्रह्म सिद्धांत का जन्म होता है। तो ब्रह्म सिद्धांत 6773 बीसी को प्रभव संवत्सर मान के 60 ईयर्स का साइकिल प्रारंभ करता है। वहां से लेके ये कह रहे हैं 3 युग भी समाप्त हो गए और 60 वर्षों के चक्र का 3600 वर्ष समाप्त हुए, उसके बाद मेरा जन्म होता है, ये कह रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जो 57 बीसी में विक्रमादित्य थे, उन्हीं के जो 9 नवरत्न थे, धन्वंतरी, वराहमिहिर, कालिदास इत्यादि, उन्हीं के समय के थे। हाँ, वही थे, वही परंपरा है, वही लिखा हुआ है, तो वही सही है। समस्या ये कि शकवर्ष जो है वो एक प्राचीन शकवर्ष है, 583 बीसी में प्रारंभ हुआ था। ये मैंने एपिग्राफिक एविडेंस के आधार पर, जिसका आईहोल इंस्क्रिप्शन का ना, उसी के आसपास एक और जगह है कुर्तकोटी, कुर्तकोटी एक जगह है, वहां पर एक कॉपर प्लेट मिला है, उसमें संपूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स का वर्णन है। तो वो जो टोटल सोलर इक्लिप्स है, मैंने 3000 वर्षों का एक समय लिया, उसमें से केवल एक ही तिथि आती है 9th में 53 बीसी। तो 53 बीसी में वो कह रहे हैं कि 530 वर्ष समाप्त हुए। 530 वर्ष अगर आप ऐड कर लीजिए 53 में, 583 बीसी आता है। तो इस प्रकार से वो शकवर्ष था। 78 एडी जो है भारतीय ज्योतिषकारों ने उसको स्थापित किया, क्योंकि 1 अप्रैल 78 एडी को सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों एक कंजंक्शन में थे। तो उनको एक कंजंक्शन चाहिए था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन कैलेंड्रिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो जो शक वर्ष, शक राजा ने जो प्रारंभ किया था वो 583 बीसी में किया था। 78 एडी वाला भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने फिक्स किया था एस्ट्रोनॉमिकली। समस्या क्या होगी, दोनों को दक्षिण में शक शब्द का प्रयोग किया गया दोनों के लिए, तो वो हम पुराना भूल चुके थे, क्योंकि पुराना कैलेंडर तो प्रयोग ही नहीं कर रहे, हम 78 एडी वाला ही कर रहे थे। कभी हमने इसका नहीं कहा, क्योंकि वराहमिहिर, और हमने कभी भी भारतीय परंपरा में हमने नहीं कहा कि वराहमिहिर जो है 5वीं या 6ठी सदी में थे। हम यही कह रहे हैं कि प्रथम सदी बीसी में थे इतिहासकारों ने, लेकिन कैलेंडर हम 70 एडी का, हमने कभी ये नहीं वो शक प्रयोग क्यों कर रहे थे, हमने कहा रहा होगा कोई पुराना। लेकिन जब अंग्रेजों ने पूछा था, हमारे पास जवाब नहीं था, तो देन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इतिहास लिखना नहीं आता, ना आपको कालक्रम नहीं आता, हम लिखते हैं आपका इतिहास। सर इसी संबंध में ये गड़बड़ी, दो गलतियां हो गई। एक बुद्ध की डेटिंग में वो बुद्ध और महावीर को कंटेम्प्ररी करके 2 शक वर्षों को एक मानने की वजह से ये 1380 वर्ष बीच में गायब हो गए। तो अब आपके लिए बुद्ध से पीछे का इतिहास से आपका डीलिंक हो गया, क्योंकि महाभारत और बुद्ध के बीच में 2500 या 2700 वर्षों का अंतर आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे कंप्लीट करोगे, आपके 1200 वर्षों का हिस्ट्री है, सब कुछ माइथोलॉजी। तो इसीलिए जो है आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार आपको बुद्ध से पीछे प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसका कोई कालक्रम नहीं पता आपको आज भी। सर बड़ा ही रोचक आपने जानकारी दी। इस संबंध में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, और बहुत लोगों को शायद ध्यान भी ना हो। जो भारतवर्ष का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो विक्रम संवत नहीं है, बल्कि साका कैलेंडर है, शक कैलेंडर। तो जब भारतवर्ष सरकार जो है अडॉप्ट कर रही थी, क्योंकि सारे हिंदू रिचुअल्स जो भी हम संकल्प लेते हैं मंदिर में विक्रम संवत की रेस्पेक्ट में लेते हैं, क्या कारण रहा होगा कि शक कैलेंडर जो है हम लोग अडॉप्ट किए? इसके पीछे सर कोई रीजन? ना, इसका रीजन यही है कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस पे होता था, इसलिए नहीं प्रारंभ करते थे कि किसी राजा ने शासन किया। ठीक है, तो हमें जो एस्ट्रोनॉमिकल जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि 1 अप्रैल 78 एडी को हमें एक कंजंक्शन मिलता है,
क्योंकि ये जो बृहस्पति चक्र के साथ जब आपको समन्वय करना है तो सूर्य चंद्र बृहस्पति एक साथ हो और वो चैत्र शुक्ल जो कैलेंडर के पहले दिन में हो, वो आपको चाहिए था इपोक। आपको ये नहीं चाहिए था कि कौन से राजा ने किस समय शासन करना प्रारंभ किया, वो प्रमुख नहीं होता था। तो इसलिए जो है कैलेंडर में एस्ट्रोनॉमिकल इपोक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चूंकि विक्रमादित्य का हमारा इमोशनल अटैचमेंट था, तो उससे हम लोग भी पीछे 135 वर्षों का अंतर करके भी प्रारंभ कर सकते थे। लेकिन प्राचीन का मैंने कि 500, 600 या 1000 वर्ष पहले भी जो भी विक्रमादित्य का जो कैलेंडर था, प्रारंभ तो 57 बीसी से करते थे, लेकिन जो गणनाएं होती थी 78 एडी वाली गणना होती थी एस्ट्रोनॉमिकली। तो वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था, इसलिए हम करते थे। वो शकराजा वाला 583 बीसी भी एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, वो एक इपोक है किसने उसने प्रारंभ किया कि उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो जो राज्याभिषेक से प्रारंभ होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, जो शक कैलेंडर है और युग कैलेंडर है भारत के, जो सिद्धांत ज्योतिष के कैलेंडर्स हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल है। इसलिए हमने शक कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर मान लिया था। लेकिन समस्या उन्होंने 78 एडी को ही माना कि उससे पहले शक कोई थे नहीं, तो इस वजह से हमारे लिए समस्या हो गई कि जैसे ही 500 एडी आता है तो विक्रमादित्य के लिए समय ही नहीं बचता, तो उन्होंने कहा कि वो मिथिकल राजा है। अब ये नहीं समझ में आता है, 57 बीसी से लेके हमारी पूरी परंपरा अक्षुण्ण है, लेकिन प्रारंभ करने वाला मिथिकल हो गया। जी ठीक है। सर 2-3 क्वेश्चंस हैं जो है, एक तो वेस्टर्न कैलेंडर सिस्टम कैसे उन्होंने ध्वस्त किया, और उससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी अपने दर्शकों को सर एक देना चाहूंगा, जिसके बारे में जब आप बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में एक डिस्कशन हो जाए। सर जब मैंने स्टडी किया तो 18th सेंचुरी तक यूरोप में 25 मार्च को मनाया जाता है न्यू ईयर, और उसके बाद उन्होंने लेजिस्लेशन लाई और खत्म कर दिया न्यू ईयर का सिस्टम, क्योंकि लोग मानते नहीं थे पेगन रिचुअल्स। तो जब मैंने उसको बैक डेट किया, चेक किया, तो 25 मार्च 1582 जब ग्रिगोरियन कैलेंडर जिस साल शुरू हुआ, उस टाइम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, तो वो एक तरह का न्यू ईयर था जो पेगन सेलिब्रेट करते थे। दूसरा जो मैंने फाइंड किया कि 14 अप्रैल जो हम लोग अभी मेष संक्रांति मनाते हैं, अगर हम पीछे जाएं उस टाइम, तो 1 अप्रैल जो है हमारा नया कैलेंडर था, नववर्ष, सौर नववर्ष, अगर जूलियन कैलेंडर के हिसाब से जाए तो अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया लोगों का। तीसरा जो मैंने पाया कि जो अभी सर्बियन या ऑर्थोडॉक्स चर्च है रशिया वगैरह का, अगर आप देखेंगे उन्होंने अभी 8 जनवरी को ईव ऑफ द क्रिसमस मनाया। तो जब हम 1582 में जाते हैं तो पाते हैं कि 9 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, और इसी को जब हम बैक में ले जाते थे, जब कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में चेंज हुआ था, क्रिश्चियनिटी एक ऑफिशियल वो बनी थी, उस टाइम पे मकर संक्रांति और उत्तरायण लगभग एक टाइम पे आते थे। अभी भी आप चेक करोगे तो 72 ईयर्स में पीछे पीछे जाता है, तो मकर संक्रांति और उत्तरायण का टाइम लगभग सेम आता था, और उनका सबसे मेन गॉड मित्रा था, द सन, वन ऑफ द 12 आदित्यास। तो उसके बाद अपने जो ग्रेगोरी और इन लोगों ने, और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा उसके बाद मैं आपको दूंगा, जो हमारी लैटिन भाषा में भी सप्तम, अष्टम, नवम, दशम इस तरह के शब्द हैं जो कि अभी भी वो कैलेंडर से छुपा नहीं सके, तो उसके ट्रेसेस, रेसिड्यूज अभी भी हैं। तो अब मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये वेस्टर्न लोग तो रोमन नंबर यूज करते थे, गणित का इनको बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं, तो ये ग्रेगोरियन, जूलियन कैलेंडर, ये क्या किस्सा है और इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी? जी सर। सबसे पहले ये जो कैलेंडर, जो भारतीय एस्ट्रोनॉमी है, ये विश्व में सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का उद्भव भारत में ही हुआ। भारत से जब आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशंस जो है, ये जो सीथियंस है, जो अफगानिस्तान में सीथियन, जिसमें शकस्थान था, जिसे शकस्थान ही सीथियन वर्ड बना है ग्रीक में, तो वो जो शक है, शकस्थान के रहने वाले शक जो है, शकों को सीथियन कहा गया। ये मैंने बोला ना, सूर्य सिद्धांत 6778 बीसी में मयासुर ने लिखा, तो उस समय से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कैलेंडर प्रारंभ होता था। उस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है विंटर सोल्स्टिस के दिन हो रहा था, उस समय उत्तरायण के समय में। ये जो उत्तरायण का कैलेंडर है, उसी को ही मान लिया गया कि सूर्य का जन्म हुआ है। उसी सूर्य को मिथ्रा कहा गया है, वही मिथ्रा का जन्म जो है
सूर्य सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है कि सूर्य सिद्धांत का जब थियोलॉजिकली वो हो जाता है ना, एक तरह का एक रिलीजन के रूप में आया, क्योंकि उन्होंने इस सूर्य सिद्धांत को, कैलेंडर को जब अपनाया तो सूर्य के जन्म के वर्ष के रूप में मानाते आ रहे थे मित्रा के जन्मदिन के, उत्तरायण को। तो जो तो उत्तरायण का समय में मित्र का आपके कहने का मतलब है तीनों डेट्स कोइंसाइड होती थी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उत्तरायण, और ये दोनों डेट्स कोइंसाइड हो रही थी। हाँ, वहां से सूर्य सिद्धांत से वही जब गया तो उसी के बेसिस पर ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, जो हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमी प्रारंभ हुई, उनका जो अर्लीस्ट जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो, उसमें कैंसर को एसेंडेंट दिखाया गया कि वो वर्नल इक्विनोक्स, वो भी 6200 6300 400 बीसी के आसपास था। तो ये है सूर्य सिद्धांत का कैलेंडर वेस्ट में जाना, और इसको मैंने क्रोनोलॉजिकली, और जो ग्रीक लेजेंड्स हैं, आपने ये सुना होगा, मेगास्थनीज ये कहते हैं कि डायोनिसिस से लेके अलेक्जेंडर तक 6451 वर्ष हुए, और भारतीय 153 किंग्स का लिस्ट उनके पास है। तो ये जो 6453 ईयर्स है, ये क्या है, जिसका इतिहास जो है, क्या क्या आधुनिक इतिहासकारों ने उसको तो हटा दिया। ये तो मान ले कि अलेक्जेंडर सैंड्रोकोटस, लेकिन सैंड्रोकोटस से 153 किंग्स और 6500 वर्षों का इतिहास क्यों खा गए? आपको ये एक सेलेक्टिवली सत्य कैसे हो सकता है? या तो पूरा स्टेटमेंट सच है कि या पूरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये जो 6500 वर्षों में एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो बहुत कम लोगों को पता है, कि ग्रीक हिस्टोरियंस एक इन्वेजन की बात नहीं कर रहे थे, 3 इन्वेजन की बात कर रहे। एक सबसे बहुत ही रिमोट पास में, लगभग 6500 साल पहले अलेक्जेंडर से, उसको अगर हम डेटिंग करेक्ट कर दे अलेक्जेंडर का, ये लगभग 7300 बीसी के आसपास जाता है। 7300 बीसी, जिसका मैंने कहा कि भारतीय कैलेंडर में जो वैवस्वत 7th साइकिल प्रारंभ होता है वहां से, तो वहां से हमने जब गिनती की तो हमारे पास 153 किंग्स थे। तो वो जो उस समय डायोनिसिस जो है, उन्होंने अफगानिस्तान में आक्रमण करके वहां पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। तो उस समय जो है ये सीथियंस जो है, उनके साथ ये चले गए ब्लैक सी के आसपास। ये है मेजर माइग्रेशन सीथियंस का। उसी समय सूर्य सिद्धांत भी बना, तो सूर्य सिद्धांत का कैलेंडर भी वहां गया। तो वो शक जो है सूर्य को ही मानते थे। वही शक जब मुस्लिम बने, जब ये मुसलमान के टाइम में ये ज्योतिष फॉलो कर रहे थे, अबुल फजल जो आईने अकबरी लिख रहे ज्योतिष, जो आपने कुतुब मीनार में कुतुब की बात की है, ये वो एस्ट्रोलॉजी की परंपरा है जो शक वहां लेके गए थे। अकबर अपने आप को सीथियन कहता था। तो वो जो शक थे, ये शक थे, बाद में मंगोलों के साथ उनका रिश्ता हो गया, ये शक थे, सीथियंस थे। ये बहुत ज्योतिष शास्त्र प्रारंभ करते थे। आप पूरी अबुल फजल का जो अकबरनामा पढ़ लीजिए, आईने अकबरी और अकबरनामा, वो पूरा ज्योतिष शास्त्र, वो कब सूर्य जो है कब मेष राशि में आ रहा है, कौन सा, इतनी अच्छी गणनाएं है उसके अंदर। वो बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्री था अबुल फजल। तो ये जो उत्तरायण का कैलेंडर जो पेगन कह के उनको कहते थे, ये सीथियंस से, वो सूर्य की उपासना करते थे। हाँ, ये जो ज्योतिष शास्त्र ये सीथियंस का है। ये जो जोरास्ट्रियन कैलेंडर और सीथियन कैलेंडर, ये पूरी तरह इनसे प्रभावित है सूर्य सिद्धांत से। ठीक है। तो जो सूर्य सिद्धांत में भी जो नवरोज है, ये जो नवरोज है वो एरीज में आने का, क्योंकि मेष राशि में सूर्य का आना वो सूर्य सिद्धांत का है। उस समय वो विंटर सोल्स्टिस था, आज से 8800 साल पहले। लेकिन 2000 2500 500 बीसी के आसपास जाते हैं तो ये वर्नल इक्विनॉक्स में आते हैं। ठीक है। मेष राशि में सूर्य का आना नववर्ष है। तो यही नववर्ष जो है वेस्ट में मिथ्राइज्म मनाता था। तो विंटर सोल्स्टिस जो है वो मित्र का जन्मदिन था। ये जो क्रिश्चियन से सफल रहे रोमन किंग्स को भी कन्वर्ट करने में, जब उन्होंने कन्वर्ट किया तब ये समस्या है कि ये जो पेगन फेस्टिवल से इनका प्रभाव बहुत है, जब तक इनको करप्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ट्रेडिशनली जो भी जीसस अगर हुए हो नहीं हुए हो मुझे नहीं पता, मगर उनका जो जन्मदिन है विंटर सोल्स्टिस के 13 दिन बाद है, विंटर सोल्स्टिस के दिन नहीं है। तो विंटर सोल्स्टिस के दिन मित्रा उनका बर्थडे मनाया जाता था। तो उसको इन्होंने कब्जा करके कहा कि यही जीसस बर्थ है। न्यू ईयर पे 7वां दिन रख दिया सर्कमसिजन का।
तो यही अंतर आता है, क्योंकि जो रियल जन्म है वो 13 दिन बाद है, इसलिए 6 जनवरी को जो मनाते हैं रशियंस, ये वो ट्रेडिशन सही है, जो जीसस का बर्थ जो है उधर है, ना कि विंटर सोल्स्टिस तो मित्रा का बर्थडे था, तो उसको इन्होंने करप्ट करके उसको टेक ओवर कर लिया। एक काम ये किया, और जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी में सबको कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, तो उनको कहा गया कि तुम अपना इतिहास भी भूल जाओ, तुम्हारा इतिहास माइथोलॉजी है, तुमको अपनी इतिहास जो है बाइबल से ही लेना है। तो बाइबल से ही लेना है तो वो वही आएगा, एडम ईव, उसके बाद नो के बाद ही सब होंगे। तो आपके जितने भी हिस्टोरिकल महापुरुष है वो नो क्या कहीं ना कहीं आपको वो लेके आना पड़ेगा। तो यही चीज 1500 एडी तक, जब जेम्स उशर भी आए थे, कि यही जो जितने भी बुद्धिजीवी थे उनके सर पे चढ़े हुए थे कि यहीं से इतिहास स्टार्ट होना। तो यही कारण है कि 3000 बीसी से आगे का इनके पास चश्मा था ही नहीं जब यूरोपियन एकेडमिक रिसर्च स्टार्ट हुआ। इतिहास पर जितना भी सोशल साइंसेस पर जो 300 ईयर की स्टडी है, ये जो ब्रिटिश माइंड सॉरी बाइबल माइंडसेट से प्रारंभ हुआ। तो उसी बाइबल माइंडसेट को साइंस में इन्होंने एक, क्या होता है कि कई बार साइंटिफिक स्टडीज के पीछे एक ब्लाइंड फेथ्स भी होते हैं, कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। ये जो बिब्लिकल जो अंधविश्वास था, उसको अजम्पशन करके जो इन्होंने आर्कियोलॉजी या बाकी डेटिंग करना प्रारंभ, क्योंकि साइंटिफिक डेटिंग तो 1950s के बाद ही प्रारंभ, उससे पहले तो कोई साइंटिफिक डेटिंग ही नहीं थी। जी। लेकिन दिमाग में था कि 3000 बीसी से पहले कोई सभ्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लड से पहले कोई सभ्यता नहीं थी, ये माइंडसेट था। प्रॉब्लम ये कि आधुनिक जितने भी पढ़े लिखे, आधे पढ़े लिखे जो भी यूनिवर्सिटी, वो सोच रहे थे कि यही साइंस है। 3000 बीसी से पहले सोचोगे तो या आप मूर्ख हो, कुछ भी डेट लेके जाओगे 3000 बीसी से, तो कुछ साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं। तो 3000 बीसी से पहले सभ्यताओं का होने का जो अभाव की बात करते हैं, उनके दिमाग में जो है वो बाइबल माइंडसेट है कि उससे पहले सभ्यताएं संभव नहीं। तो एक कालक्रम जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होता है, हर एक सभ्यता की अपनी अपनी परंपरा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्रिश्चियनिटी ने आने के बाद उन्होंने बहुत सारी परंपराओं को करप्ट किया, इसलिए क्रिश्चियनिटी से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं हिस्टोरिकली यूरोप में भी, उनको ज्यादा प्रामाणिक मानना चाहिए, ना कि क्रिश्चियनिटी के बाद लिखे गए। तो जब आप क्रिश्चियनिटी से पहले मनेथो ने इजिप्ट का इतिहास लिखा, और इजिप्ट में वो इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं 6000 बीसी से, जब 6000 बीसी से प्रारंभ करे तो उसको 3000 वर्ष खा गए, आप उसको लेके आए 300 बीसी 3000 बीसी के आसपास ही क्यों किया? जब मनेथो, वो क्रिश्चियनिटी से पहले के इतिहासकार है, वो इजिप्ट के इतिहासकार है, वहां के मंदिर के पुरोहित भी रहे हैं, वो अपना पारंपरिक इतिहासकार लिख रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियन हिस्टोरियन ने क्या किया, अरे ये कैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल एडम ईव से पहले भी चले जाओ, कैसे संभव है? तो उन्होंने 3000 वर्ष उसके काट दिए, कहा कि 3000 बीसी तक ये, उससे पहले का मनेथो का जो भी क्रोनोलॉजी वो गलत है। तो ये है बिब्लिकल माइंडसेट है, ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। पहले परंपराओं के डेटा को एज इट इज रखिए, उसको करप्ट मत करिए, फिर आप दूसरे एविडेंसेस को लेके आइए। हमें क्या करना है कि मॉडर्न जो एकेडमिशियंस है, दे आर हिप्नोटाइज्ड विद दिस बिब्लिकल माइंडसेट, वी हैव टू डी हिप्नोटाइज देम दैट दिस इज नॉट द साइंस। ये आप एक ये जो यूरोपियन मूर्खता थी कि 3000 बीसी से आगे ना देखने की, उसी मूर्खता को अपना करके साइंस मानते रहोगे तो फिर आप कभी भी उससे आगे का सच नहीं जान पाओगे, इतिहास की सच्चाई क्या है। सारे इस विश्व की, सर इस विशेषकर वक्त ग्रीक। आपने रोचक चीज बताई। मैं छोटा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। जो आरसी मजूमदार साहब थे, काफी एक अगर आप कहें कि हिंदुत्व सोच रखते थे, लेकिन वो भी 1500 बीसी और इसी के कालक्रम के अराउंड अपना डेटिंग रखते हैं। तो क्या उन पे भी मतलब एक एकेडमिशियंस पे दबाव रहता है कि नहीं आपको यही टाइमलाइन माननी है, अदरवाइज आपका जो राइटिंग है वो पब्लिश नहीं होगी? नहीं, वो होता ही है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के जितने भी जो एकेडमिक जर्नल्स है, वो बहुत ही क्लोजली गार्डेड है, वो कुछ नरेटिव से बाहर नहीं जाने देते हैं। लेकिन फिर भी जो है यूरोपियन एकेडमिशियन, मैंने देखा बहुत सारे जो है वो अभी भी वो करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप स्पेकुलेशन के आधार पर इतने पास्ट में आप कैसे साबित कर पाओगे?
आपको सबसे पहले परंपराओं को पकड़िए, जो भी लिटरेरी एविडेंसेस है उनको डेटा तो कहिए कौन किस में करप्शन हो, कौन सा ओरिजिनल स्टेटमेंट है, उससे ही आपको रास्ता मिलेगा। आपको कहीं पर भी खुदाई से आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी मिलेगा, कुछ आर्टिकल मिलेंगे, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे या कुछ और चीजें मिलेंगी जिसके आप डेटिंग भी कर लोगे, लेकिन आप इतिहास की काल निरंतरता कैसे साबित कराओ, नहीं कर सकते। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्टिंग हो सकता है कालक्रम को साबित करने में, लेकिन जी केवल आर्कियोलॉजी के बेसिस पर किसी भी सभ्यता का कालक्रम नहीं बन सकता, आज तक नहीं बनता। पिछले 2000 वर्षों का इतिहास भी सिर्फ आर्कियोलॉजी से बना के दिखाई, ये संभव नहीं है। आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस मिला के ही आपको बनता है। और आर्कियोलॉजी के बेसिस पर किस राजा का डेट आपने चेंज किया, नहीं किया ना। जितने भी ब्रिटिश राजाओं के डेट या जो भी हिस्ट्री लिखी गई, या बताए किन की खुदाई करके डेट फिक्स की गई, नहीं। क्योंकि शक वर्ष में जिसका भी डेट किया उसी का वही डेट है जो 78 एडी से प्रारंभ हो, क्योंकि ये कैलेंडर है, उसी के बेसिस पे किया। मैं वही कह रहा हूँ, महाभारत काल से हमारे पास कैलेंडर है, उसमें जो डेट है वो सही है। उससे पहले भी हमारे पास कैलेंडर है, उसमें जो दे दे वो डेट सही है। तो आप उसको क्यों नकारते हैं, यही क्यों मानते हैं? क्योंकि आपकी समस्या है कि इतिहास यहीं पर है। जीस क्राइस्ट के बाद में, क्राइस्ट से पहले जाएंगे तो आपकी समस्या, क्योंकि बाइबल असत्य साबित होगा। सर, क्या जो आपने कहा कि सोलिटिस के कुछ दिनों बाद जो 8वीं 9वीं जनवरी है, तब जीसस का जन्म हुआ, क्या वही 0 BC है? मतलब जब से या 1 या 00 एडी, मतलब जब से समय शुरू हुआ पश्चिम पश्चिम में, ये बीसी क्यों शुरू हुआ या एडी क्यों शुरू हुआ सर, एनो डोमिनी? नहीं, ये एक जो समस्या ये थी, जब ये जो जूलियन कैलेंडर है, पहले आप इसका इतिहास अगर हम जाएं, क्योंकि कैसे ये प्रारंभ हुआ, ये एक्चुअली असुर परंपरा थी। असुर परंपरा में एक क्योंकि देव असुर में केवल राजनीतिक युद्ध भी नहीं था, इंटेलेक्चुअल लड़ाई भी थी। जैसे हमारे पास वेद, जैसे देवों ने वेद लिखा, तो असुर कोई दूसरे नहीं थे, कजन्स थे, भारतीय थे। तो दोनों में संघर्ष था राजनीतिक, क्योंकि दो अलग अलग गुट बन चुके थे, तो दोनों में राजनीतिक संघर्ष था। तो एक जो देव थे, उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, तो उन्होंने अपना वेद बनाया, असुर वेद। ठीक है। जब असुर वेद बना, उन्होंने भी अपना कैलेंडर बनाया। इन्होंने शरद ऋतु का कैलेंडर बनाया, तो उन्होंने वसंत ऋतु से लेकर उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया। ठीक है। लेकिन उनके लिए समस्या हो गई, जब वो अलग हो गए, ये वैदिक युग में जब हुआ, तो ये चले गए पर्शिया की तरफ। वही असुरवेद अवेस्ता में कन्वर्ट हुआ। जब उन्होंने कैलेंडर किया, तो उनकी एक समस्या होगी, जो इंटरकैलेशन है, बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको क्योंकि इंटरकैलेशन थोड़ा बहुत ही इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, उसको करना सामान्य आदमी के लिए समस्या क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया, सिंपल सा कैलेंडर क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने 365 डेज का एक सिंपल कैलेंडर बनाया, जिसे कहते हैं सिविलियन कैलेंडर। ठीक है। 120 वर्ष होने के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा ऐड करना, बस आपका काम हो गया। तो क्योंकि ना, वो जो 4 वर्षों में एक दिन का अंतर आता है ना, तो वो 4 into 30 कर लीजिए, आपके पास कितना गया, 120 ईयर्स। तो 120 ईयर्स में 30 डेज अगर आप इंटरकैलेट कर लीजिए, आपका काम हो गया। आपको इतना सारा ड्रामा क्यों कर? उन्होंने एक सिविलियन कैलेंडर का इंट्रोडक्शन हुआ, जो राष्ट्रीय, जो ये असुर परंपरा में, जो पर्शियन ट्रेडिशन। ठीक है। लेकिन ये हो गए 120 साल, कितने लोग जीवित रहते हैं? बहुत कम। तो धीरे धीरे क्या वो भूलने लगे इंटरकैलेशन करना, नहीं करना, बहुत झगड़ा होने लगा। तो जब यही पर्शियन लोग माइग्रेट हुए थे पर्शिया से इजिप्ट में, तो उन्होंने भी जो है यही 120 ईयर्स वाला कैलेंडर रखते थे, तो वहां पर ये झगड़ा। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो ये जो सोथियन कैलेंडर, वो जो सोथियन कैलेंडर किया, उन्होंने कहा कि ये आपको इंटरकैलेट करना ही नहीं है, सीधा 14,060 वर्षों का एक चक्र लीजिए, ऑटोमेटिकली एक नया वर्ष आ जाएगा। पूरा वर्ष 360 के लिए 1461 ईयर में 146 ईयर का इंटरकैलेशन हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि वो यहाँ तक प्रतिज्ञा दिलवाते थे राजा थे कि आप कभी भी इंटरकैलेशन नहीं करोगे, क्योंकि इंटरकैलेशन को लेकर इतने मतभेद, इतने झगड़े होते थे कि वो समझ रहे कि इंटर, तो ये सिविलियन कैलेंडर किसी तरह 365 डेज कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसी को जब रोमन किंग जूलियस सीजर या उसके, उन्होंने जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इसको अपना लिया। ठीक है। उससे पहले
ये ल्यूनिसोलर कैलेंडर था, लेकिन उनको इंटरकैलेशन में हमेशा गड़बड़ियां होती थी। तो जब 365 डेज का इन्होंने कैलेंडर कर दिया, तो इसको रोम के लोग कहने लगे इसको अन्नो कन्फ्यूशनिस्ट, कन्फ्यूशन का कैलेंडर है, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि कब पूर्णिमा कब अमावस्या, क्योंकि वही हमारे लिए उस समय के लोग। फिर जब रोम में जब ये क्रिश्चियंस घुस गए, तो उनको उनको भी यही कैलेंडर अपनाना था, ये कैलेंडर तो अपना लिया। अब समस्या ये है कि जीसस जो है उसका क्रूसिफिक्सेशन कब हुआ था, वो ज्यूस के कैलेंडर में, जूइश कैलेंडर में पास ओवर है। पास ओवर मतलब ये जो वर्नल इक्विनोक्स के बाद जो पूर्णिमा है उसको पास ओवर कहते हैं। तो और संडे के दिन हुआ था, उसके बाद ईस्टर, उनको जो है फ्राइडे के दिन उनको क्रूसिफिक्शन हुआ, तो फिर संडे को उनका जो भी माइथोलॉजिकल जो रिसरेक्शन हुआ था। अब जो है इसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्नल इक्विनोक्स चाहिए, फिर पूर्णिमा चाहिए, फिर संडे चाहिए, तभी आप ईस्टर का डेट फिक्स कर सकते हो। ये समस्या जो है आप 365 डेज में कैसे जनवरी टू दिसंबर में नहीं कर पाएंगे। तो जनवरी दिसंबर वाला ये जो मूर्खतापूर्ण जो जूलियन कैलेंडर है, उसको किसी लूनिसोलर कैलेंडर के साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए इन्होंने एक कैलकुलस बनाना स्टार्ट किया कि इसी को बाद में जो डायोनिसिस एक्जिगस ने अन्नो डोमिनी, डोमिनी मतलब संडे, हाँ संडे का होता, तो संडे का एक उन्होंने एक चार्ट बनाया कि इस हिसाब से ये होगा। समस्या होगी इस तरीके से बहुत सारे कैलेंडर बने। एक कैलेंडर मेरे रिसर्च के आधार पर वो ये जो आयरिश चर्च है, आयरिश चर्च ने सबसे पहले फर्स्ट एडी को लेके उन्होंने स्टार्ट किया डोमिनी करके। वो जो है धीरे धीरे उसी को, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली उसको प्रयोग करते आ रहे थे, तो फिर सोचा कि वही दिन होगा जीसस का बर्थ हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये जो समस्या है, मैंने जब कालक्रमिक जब मैंने रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट किया, सबसे बड़ी समस्या है अलेक्जेंडर की डेटिंग को लेके। अलेक्जेंडर का डेट कैसे किया गया, फर्स्ट एडी जीसस बर्थ है, उनके 322-23 साल पहले उनका डेथ, अलेक्जेंडर का डेथ हुआ। 323 बीसी इज द डेथ ऑफ द अलेक्जेंडर। सबसे पहले है फर्स्ट एडी को तो प्रूव करो, वो साइंटिफिक है, वो सच है नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन वो विश्वास करते हैं, तो वो कभी, वो धार्मिक विश्वास है, वो बदल नहीं सकते, कभी भी असंभव है उनके लिए कि सोचना कि फर्स्ट एडी में जीसस बर्थ करता है। 17th-18th सेंचुरी में कोई सोच में उसको तो कॉपर ने उन सबको मार, इनको तो सबको मार देते हैं, तो वो असंभव है, तो वही साइंस मानते चले आए। तो अब ये एक समस्या हो गई मेरे लिए, जब भी भारतीय पिछले 200 वर्षों में हमने वेस्टर्न क्रोनोलॉजी को सच मान लिया, ठीक है, कहा कि नहीं आप ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी गलत बता रहे हो, हमारी पारंपरिक क्रोनोलॉजी है 3000 बीसी, मौर्यन 1600, ये करते हैं। जब अलेक्जेंडर को 300 बी 323 जब मानते हैं, तो दो ही सच हो सकते, या तो अलेक्जेंडर 323 सच है, या आपकी ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी सच है, दोनों सच नहीं हो सकते। अगर 323 है तो आपकी ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी गलत है, क्योंकि अलेक्जेंडर आए थे इंडो ग्रीक से, इंडो ग्रीक के कॉइन्स मिले हैं, वो सब की क्रोनोलॉजी आपको ठीक करनी है। और जो इंडो ग्रीक के कॉइन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, वो भी मौर्यन ब्राह्मी है, ठीक है। ये आप कैसे रिकॉन्साइल, अशोकन इंस्क्रिप्शन में यवनों का उल्लेख है, ये सारा रिकॉन्साइल कैसे करोगे? हमारे पास जवाब नहीं बनता गया। हम नहीं पारंपरिक क्रोनोलॉजी 200 वर्ष हो गए कहते आ रहे हैं, वही पुराने, हम कोई नया नहीं बता रहे, पारंपरिक। समस्या यह है कि हमने 323 बीसी को सच मान के चल रहे हैं, वो उसी से हम अपनी पारंपरिक जो ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी है उसकी सत्यता साबित नहीं कर पाए। इसलिए मैंने वेस्टर्न क्रोनोलॉजी की सत्यता पर बहुत काम किया। तो उस समय मुझे लगा कि उनके यहाँ ये जो 660 वर्षों की गड़बड़ी है, उसमें और सारी प्रॉब्लम्स। तो मैंने उनके लिए एक चैलेंज किया कि आप क्रोनोलॉजी जो है, वेस्टर्न क्रोनोलॉजी अप टू ऑगस्टस बिना फर्स्ट एडी को रिफर करके बनाइए। फर्स्ट एडी के लिए कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, सिर्फ विश्वास, ठीक है। तो वो क्रोनोलॉजी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो फर्स्ट एडी से पीछे ही जा सकते। मैंने कहा नहीं, यू एस्टैब्लिश द जो शीट एंकर से, आप प्राचीन शीट एंकर से, जैसे ग्रीक क्रोनोलॉजी, उनको जीसस से कुछ लेना देना, वो अपनी क्रोनोलॉजी या तो ट्रोजन वार से स्टार्ट करते हैं या ओलंपियाड से। ये जीसस कहां से आ गया, फिर जीसस को लेके ही फिक्स करते हैं ओलंपियाड का डेट भी और उसका भी। सारी समस्या आप फर्स्ट एडी को सच मान करके पीछे जाओगे, तो वेस्टर्न क्रोनोलॉजी में बहुत, यही कारण है आज तक
सेकेंड मिलेनियम बीसी की क्रोनोलॉजी बिल्कुल अस्त व्यस्त है। वो क्यों? क्योंकि आप गलत इपोक को लेके चल रहे हो। ये थोड़ा काफी लंबा, वो ये बहुत टेक्निकलिटीज हैं। वो मेरे हिसाब से 660 वर्षों की गलती है ये अलेक्जेंडर की डेटिंग। अगर आप ठीक करते हैं तो अलेक्जेंडर जो है ना तो मौर्य काल में है ना गुप्त काल में, दोनों के बीच में है। उस समय दूसरे चंद्रगुप्त थे जो कि अयोध्या और इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास उनका शासन था। और वही चंद्र हो सकते हैं जिस चंद्र का उल्लेख जो आयरन पिलर जो हमारे दिल्ली में है, जिसमें चंद्र ही है, चंद्रगुप्त का नाम नहीं है, जैसे गुप्त काल का चंद्र माना था वो चंद्र है, जैसे सैंड्रोकोटस कहा गया है। ये सारा जो है क्रोनोलॉजी जो है हमें ठीक करनी है, पूरे वर्ल्ड की क्रोनोलॉजी। क्योंकि जब आपको रिकॉन्साइल करना है कि सारे जितने भी सिविलाइजेशन से, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, असीरियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, दे आर मच मच ओल्डर। उनकी जो एंटिक्विटी है लगभग 10,000 बीसी के आसपास जाता था, उससे भी आगे। तो ये मान लेना कि 3000 बीसी से पहले सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये बिब्लिकल ब्लाइंड फेथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। जी सर, एक अंतिम सत्र में हम जाएंगे, हमारे पास 10-15 मिनट और है आपके साथ। और बहुत ही आनंद आ रहा है सर आपसे ज्ञान समझने के लिए। अब ये सत्र है कि सर भारत को एक विश्व गुरु बनना है। मुझे जो मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि जो टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म, उसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी रखाईगिरी में अभी जो मिली है चीजें, फ्रांस में तो कुछ कुछ सालों पहले या यूएसए में 100-200 सालों पहले कोई चीज बनी है तो उसके लिए लोग जाते हैं। तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे नई नई जगह पर खुदाई हो रही है? कुछ ऐसा क्या गवर्नमेंट सोच रही है, या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है कि आने वाले 10-15 वर्षों में हम लोग एक कल्चरल हिस्टोरिकल टूरिज्म सेंटर बन सकते हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ आर्कियोलॉजी के बेसिस पर नहीं जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ी समस्या है कि आप जो ये जो सो कॉल्ड आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करके ये जो एक नई समस्या है पिछले 1000 रुपए के, कि ये सिविलाइजेशन कोई एलियन सिविलाइजेशन था या जिसका भारतीय सिविलाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कोई वो जब कनेक्शन? समाप्त हुआ उसके बाद ही भारत पैदा हुआ। जब भारतीय सभ्यता का उद्भव जो है 1500 बीसी से पहले संभव ही नहीं है। ठीक है, 1500 बीसी के बाद ही आप हुए हों तो आपसे पहले बहुत सारे गुरु पैदा हो चुके, तो आप गुरु कहां से हुए? एक तो ये है। हाँ, तो वो आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, आपके घर में ही आपके बच्चे नहीं मानेंगे, क्योंकि जब ये देखते हैं तो कैसे संभव होगा। उससे पहले जो है आप इतने सारे टैबलेट्स मिले हैं, वो सब उसमें एविडेंसेस है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का, वो सब है। वो 1700 बीसी तक का जाता है जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन वाले टैबलेट्स हैं। वेद तो उसके बाद ही लिखे गए हैं, तो कैसे आप कह सकते हो कि आप विश्व गुरु हो? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या, ये जो कालक्रमिक गड़बड़ी है कि आप सबसे पहले ये सिविल जो भी है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो जो है उसमें सबसे बड़ी समस्या, वो कोई अलग सिविलाइजेशन नहीं है, पहली बात। सेकंड, हमारे जो डेटिंग है भिराना में 7500 बीसी तक गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो वो जो सूरत के पास ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, खंबात की खाड़ी में, उसमें भी एक सोनार के द्वारा जो सर्वे किया गया 2001 में एक शहर मिला है, और उसमें जो भी वुडन सैंपल मिला था उसको जब टेस्ट किया कार्बन डेटिंग, वो भी लगभग 7500 से 8000 बीसी तक का डेट जाता है। वो छोड़ दीजिए, आप आ जाइए यहाँ पर लहुरा देवा, जहाँ पर एग्रीकल्चर होता रहा था, उसका जब बहुत ही 9000 बीसी तक का एग्रीकल्चर का एविडेंस है। ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है भारत की कंटिन्यूटी का। ठीक है, और आपकी समस्या आती है ये जो इंडस स्क्रिप्ट है उसकी वजह से उसको एलियन सिविलाइजेशन करते हो, ये गलत है। ये एक्चुअली रामायण युग के बाद महाभारत काल से पहले जिस सीथियंस की मैं बात कर रहा हूं, उन सीथियंस ने ये स्क्रिप्ट डेवलप की थी। वो यहाँ उन सीथियंस का प्रभुत्व हो गया था भारत भारत ये गुजरात तक, और ये हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आप देख लीजिए वो पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस पर उनका प्रभुत्व हो गया था। वो इस स्पेशल स्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहे थे।
ये जो स्क्रिप्ट है, ये भारतीय स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि संस्कृत कभी भी लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट में लिखी नहीं जा सकती, फोनेटिक स्क्रिप्ट में ही लिखी जा सकती। तो भारत में ब्राह्मी ब्रह्मा से ही आया ना ब्राह्मी शब्द, तो वो स्क्रिप्ट भारत में प्रयोग होता है। भारत में ये नहीं है कि हर जगह कहीं लिखते फिर रहे हैं। वो किताबें या तो कपड़े में लिखी लिखी होती थी, या वो पत्रों में होता था, भोजपत्र या तालपत्र में होता था। वो बार बार नष्ट हो जाते थे, इसलिए आपको कुछ एपिग्राफिक एविडेंस नहीं मिलता कितना प्राचीन है। दूसरा, भारत में वैदिक युग से लेकर महाभारत काल कल वुडन हाउसेस का ही ज्यादा प्रयोग होता था। 99% वुडन हाउसेस ही होते थे। ठीक है, अगर कुछ ईंट या जो भी है उसका दोबारा होता था। कोई ऐसा शहर भारत में नहीं है जो कि नष्ट हो गया, विलुप्त हो गया। सारे शहर जितने भी वेदों से लेके आज तक संस्कृत साहित्य में लिखे गए वो सब आज मिलते हैं, तो उनका कंटिन्यूटी है, कोई विलुप्त नहीं हुआ। वो जो कुछ हुआ वहां पर सरस्वती नदी समाप्त होने की वजह से कुछ शहर समाप्त हुए। केवल ये जो इंडस स्क्रिप्ट के आने की वजह से आप उसको एलियन सिविलाइजेशन कहिए, ये टोटली गलत है। ये रामायण युग महाभारत युग के बीच का है, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन ये कहना चाहते हैं, वो स्क्रिप्ट की वजह से वो नहीं है। ये सीथियंस यहाँ पर उनका प्रभुत्व था, और इसी समय यही सीथियन यहाँ से माइग्रेशन होता है वेस्टर्न चाइना वहां पर। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मुझे लगता है कि ये जो इंडस स्क्रिप्ट का जो अर्ली वर्जन रहा होगा वही वर्जन जो है चाइनीज स्क्रिप्ट में परिणत हुआ है। इस पर स्टडीज होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग उस तरह का हो सकता है, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। हीरोग्लिफिक्स बेस। हाँ, तो ये जितने भी सीथियन माइग्रेशन है, ये आप मंचूरिया चाइना से लेकर के आप ईस्टर्न यूरोप तक, ये सब कुछ है। और ये जेनेटिक स्टडीज और लिंग्विस्टिक स्टडीज भी यही साबित करते हैं कि भारत से ये इधर ही से ही गया। लेकिन ये क्या करते हैं, जो मॉडर्न अभी अभी स्टडी वो ले अभी तक आ गए साउथ काकेशस तक, मतलब वो आगे हैं कैस्पियन सी के वेस्ट में आ गए। मैंने कहा थोड़ा ईस्ट में देख लो, वो नहीं देखना चाहते क्योंकि इधर कुछ था ही नहीं। अरे यहीं से तो ये लोग कहाँ गए? ये जो कैस्पियन सी के पास, उनको अगर 11,000 बीसी में ये भारतीय और पर्शियन दोनों अलग अलग हुए जेनेटिकली, उसके बाद नहीं मिले। वही डेटिंग मैं जो डेटिंग कर रहा हूँ, देवासुर संग्राम होता 11,200 बीसी के आसपास, उसके बाद वो सेपरेट, उसके बाद कभी नहीं मिले। जेनेटिकली भी ये साबित होता है कि दोनों में इतना समय का अंतर है, फिर उसके बाद जेनेटिकली दोनों में मिक्सअप नहीं हुआ कभी जी। तो वो जो पर्शियन वो कहाँ से गए? वो इधर से ही गए। जी, ये बहुत ही रोचक जानकारी है। मतलब इसमें मुझे लगता है अगर पूरा दिन भी दिया जाए तो कम होगा। सर, अंत में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस देश में, जिसने भारत को तोड़ रखा है, वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो इसके बारे में आप संक्षिप्त में सर अगर बता सके दर्शकों को, ताकि उनको समझ में आए ये है क्या और इसकी क्या सच्चाई है। ये ना तो सिद्धांत है, ये केवल एक कुछ लोगों का केवल एजम्पशन है, क्योंकि वो सबसे पहले ये देखा, क्योंकि 16th सेंचुरी के बाद में जैसे ही वेस्टर्न स्कॉलर्स है, उन्होंने देखा कि भारतीय जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, और वेस्टर्न भाषा में बहुत सारा सामंजस्य, लैटिन है, ग्रीक में जो संस्कृत शब्द है, वो उनको लगा कि यार कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है। ये सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से आर्कियोलॉजी होती है, आर्कियोलॉजी जमीन में होता है, मैंने आर्कियोस्ट्रोनॉमी, वैसे भी लैंग्वेज में भी आर्कियोलॉजी होती है, जैसे लिंग्विस्टिक स्टडीज का, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। अब आप देखिए कि कौन सा शब्द ओरिजिनल है, वो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। ये आप स्पेकुलेशन से वो उन्होंने स्टार्ट किया। जब स्पेकुलेशन से स्टार्ट किया, तो जब उन्होंने देखा चलो भारत की क्रोनोलॉजी बनाते, तो भारत क्रोनोलॉजी 500 बीसी जाते जाते दम तोड़ गई, क्योंकि बुद्ध से आगे आपके पास प्री हिस्ट्री है, आपकी कोई क्रोनोलॉजी है ही नहीं। लेकिन वेस्ट की क्रोनोलॉजी जा रही है 3000 बीसी तक इजिप्ट में। तो उन्होंने सोचा कि सेंट्रल स्टेपे से ही इधर आए। उसके बाद जो है उन्होंने लिखा, क्योंकि वो नहीं मान सकते थे कि इस तरह का जो इंडियंस पर वो रूल कर रहे थे, रूलर्स थे, वो ये कहें कि भारतीय हमसे ज्यादा उन्नत थे, ये तो नहीं कह सकते थे कभी भी। तो उनका एक अजम्पशन था कि वो माइग्रेशन या इन्वेजन हुआ। इसी को ही लिंग्विस्टिकली ये साबित करना चाह रहे थे कि सेंट्रल स्टेपे से ही आए। लेकिन अभी जो है क्या हुआ कि जो थर्ड साइंस रिवोल्यूशन कहा जाता है, जेनेटिक्स जो एड हो रहा है, जेनेटिकली एक समस्या है कि 3000 या 1500 या 3000 बीसी में भी
कोई एविडेंस नहीं कि इतना ज्यादा माइग्रेशन हुआ हो, या तो ये 7000 बीसी के बीच के पीछे जाने पर हुआ हो ये कहते हैं। लेकिन 7000 बीसी में जो माइग्रेशन दिख रहा है वो इंडिया से है। जो मैंने आपको बताया कि जो ग्रीक में जो लिखा गया कि 6451 ईयर्स पहले, अलेक्जेंडर से पहले डायोनिसिस ने अफगानिस्तान पर किया था। उस समय 300 वर्षों का उनका शासन रहा था। उस समय सीथियंस जो है उनके वॉरियर्स या उनकी सेना में गए, वो यहां से माइग्रेट होकर फिर सीथियंस ने अपना पूरा यूरोप को पॉपुलेट किया। एंटायर यूरोपियन पॉपुलेशन वो सीथियन से, यहाँ तक कि उन्हीं के ही, इवन ब्रिटिशर्स भी, फ्रेंच भी, सभी जो है उन्हीं से, उन्हीं को सिमेरियन कहा जाता था। ये जो सिमेरियन से कोई नहीं है, सुमेरु भारत में जो केटू पर्वत है और हिंदू कुश में जो मेरु पर्वत है वो सुमेरु पर्वत है, वहां के रहने वाले लोगों को सुमेरु पर्वत वाले कहा जाता है। यही सुमेरु वाले वैदिक युग में जब माइग्रेट होकर पर्शियन गल्फ में गए तो वही सुमेरियन सिविलाइजेशन पैदा हुआ। और जब ये सीथियंस जब ब्लैक सी में गए उनको सिमेरियन कहा गया। तो वही सिमेरियंस ही इनके पूर्वज हैं। जितने भी यूरोपियन, एंटायर वेस्ट एशिया वाज पॉपुलेटेड बाय सीथियंस एंड सिमेरियंस। ये जेनेटिक स्टडीज आप करेंगे तो वो बिल्कुल, आप जब हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को सही ढंग से करके जब आप जोड़ेंगे जेनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स, समस्या यह हो रही कि जेनेटिक स्टडीज, लिंग्विस्टिक स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज है, लेकिन आप एक अजम्पशन से स्टार्ट कर रहे हो कि संस्कृत बहुत बाद में आया, तो आप दादी को पोती बना रहे हो, पोती को दादी बना रहे हो, तो सारी नरेटिव का बर्बाद हो जाता ना। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी की है, लेकिन उस पर चर्चा करने को राजी नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। हम क्यों माने कि आप ज्यादा एंटिक्विटी वाले हो, ये एक समस्या वहां से है। तो इसलिए मॉडर्न एकेडमिशियंस आर मोर पॉलिटिशियंस देन एकेडमिशियंस। तो ये समस्या है कि वो क्रोनोलॉजी को रिव्यू ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी जो भी 200-300 साल में वो बाइबल माइंडसेट से पैदा हुई है, किसी साइंटिफिक माइंडसेट से नहीं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो न्यूज आ रही है, एक तो रफीगिरी था और एक और जगह है जहाँ 6000-7000 बीसी की फाइंडिंग्स हुई है। तो एक, जैसे आप बता रहे हैं, रेवोल्यूशनरी हो रहा है अगले 5-10 साल में जेनेटिक फाइंडिंग्स के साथ। आई थिंक शायद हिस्ट्री चेंज हो जाए। नहीं हो जाए, लेकिन समस्या है कि वहां पर भी एक समस्या, वो लिमिट कर देते हैं 3000 बीसी तक का जेनेटिक स्टडी का, 7000 डे करेंगे, कट ऑफ डेट लेके चलते हैं। ये जो कट ऑफ डेट है वो भी एक माइंड सेट है। कट ऑफ डेट आप, मैं कह रहा हूँ कि 16000 बीसी तक जाइए कट ऑफ डेट लेना है तो। आइस एज के बाद से बताइए कि कौन कहां से गया। वो कहते हैं कि हमको क्या लेने देना, R1 अगर इंडिया में पैदा हुए तो उस समय तो सब लोग बिना कच्छे के घूमते थे या कोई छाल पहन के घूमते थे, तो वो किधर गया क्या, वो नहीं है। समस्या ये कि आप पहले बताइए R1 जीन का उद्भव कहा, यूरेशिया करके आप विकिपीडिया उठा के देखिए, R1 जीन कहां पता है, यूरेशिया। अरे यूरेशिया तो इतना बड़ा है। ओरिजिन पे जाइए तो ओरिजिन इंडिया ही ओरिजिन है। R1 अगर इंडिया ओरिजिन है तो R1 या R1B भी इंडिया में ओरिजिन हो सकता है। और R1B जो है यूरोप में 12000 बीसी के आसपास गया, तो कैसे गया, इंडिया से ही जा सकता है, और कहीं से कहां से जाएगा, हवा से तो नहीं जाएगा या आसमान से नहीं। हाँ, तो जेनेटिक आएगा, लेकिन ये चाहते ये सब प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन से। ये समस्या मैं कहता हूं ये हिस्टोरिक माइग्रेशन से, जब आप हिस्ट्री समझेंगे हिस्टोरिक माइग्रेशन से, हिस्टोरिक माइग्रेशन से, तो फिर आप लैंग्वेजेस भी हिस्टोरिकल है, तो फिर उनको लैंग्वेज स्टडीज को आपको करना पड़ेगा कि कैसे संस्कृत से जो है, जैसे ये बहुत ही ओल्ड लैंग्वेजेस जिसे कहते हैं, उनका भी उद्भव वहीं से आएगा। ये अलग अलग फैमिलीज नहीं है, जैसे द्रविडियन को अलग फैमिली कहते हैं। अगर बहुत ही प्राचीन संस्कृत, उस वैदिक संस्कृत के दोनों एक सिस्टर लैंग्वेजेस थी, एक ही मदर से पैदा हुई है, वैदिक संस्कृत और तमिल लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपका एक स्टडी और साइंटिफिक हो जाता है जब आप क्रोनोलॉजी ठीक करेंगे। जी, यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वेदवी आर्या सर की 2 बुक्स बहुत ही फेमस है, द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम मनु टू महाभारता एंड द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम महाभारता टू मिडिवल ईरा। तो आइडियली आप मनु से लेके अभी तक मिडिवल ईरा तक की जो हिस्ट्री है, उस पर सर आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, जो कि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी जाए। और जिन मैथमेटिकल मॉडल्स के साथ, लॉजिक्स के साथ, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं सबसे बड़ा टूल युक्ति है, लॉजिक है। तो बिना किसी माइथोलॉजी में जाके आपने जिस तरह से क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को, और
संतुष्ट किया है और नए नए दृष्टिकोण भी दिए हैं। मुझे लगता है जो आपके श्रोता होंगे और जो भविष्य में हिस्ट्री स्टडी करना चाहेंगे, उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपने सब कुछ चेंज कर दिया, सारे रेफरेंसेस चेंज कर दिए। तो ये एक रेवोल्यूशनरी रहा है सर आपके साथ। मैं इनके साथ एक अभी नया बुक मेरा आने वाला है, हो सकता है 6 से 8 महीने और लग जाएँ। वो है द जी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड एंड द ओरिजिन ऑफ इंडो यूरोपियंस। इससे क्या होगा कि आप पूरा विश्व की क्रोनोलॉजी को वो एक ही किताब में आप देख पाएँगे, और उसके बाद कैसे इंडो यूरोपियंस का ओरिजिन, तो क्या होता है कि एक कंप्लीट आर्गुमेंट हो जाता है जी कि आप जी पूरे विश्व लिंग्विस्टिक, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, इन सब का एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी लेके आ रहा हूँ। तो उससे जो मैंने लगभग उसी के आधार पर मैंने बहुत सारी चीजें आज बताई भी हैं। तो वो भी जी इट्स नॉट केवल भारतीय क्रोनोलॉजी नहीं, पूरे विश्व की क्रोनोलॉजी, कि ऐसा नहीं कि हम ही 15,000 16,000 पुराने हैं, बाकी विश्व में कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। कैसे भारतीय माइग्रेट हुए, फिर वहां कैसे सिविलाइजेशनल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उससे क्या होगा कि आपको भाषाओं की भी एक रियल क्रोनोलॉजी मिल जाती है। तो फिर आप बहुत अच्छा लिंग्विस्टिक स्टडी कर पाते हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल स्टडीज है, ये केवल हिस्ट्री को ही नहीं, लिंग्विस्टिक्स को भी प्रभावित करेगा, जितने भी क्रोनोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट है जेनेटिक्स को भी प्रभावित करेगा। और जैसे क्रोनोलॉजी बेस्ड डेटिंग से, जैसे कार्बन डेटिंग और बाकी, उनमें भी, क्योंकि उनको भी रिवाइज करना है, वो जो कैलिब्रेशन करते हैं उसमें भी क्रोनोलॉजी गलत है तो उसका कैलिब्रेशन मेथड भी गलत है। जो भी 400-500 वर्षों का अंतर होगा, उनके कैलिब्रेशन में भी वही गलत है, ये नेगेटिव कैलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि कार्बन ईयर्स को कैलेंडर ईयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो नेगेटिव कैलिब्रेशन करके, खींच-तान करके जो क्रोनोलॉजी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड में उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये अनसाइंटिफिक मेथोडोलॉजी। लेट अस हैव ए रफ, जो भी कार्बन डेटा है वो साइंटिफिक डेटा है। पॉजिटिव कैलिब्रेशन की जरूरत है, नेगेटिव चाहिए, ये क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश करने के बाद ही पता लग सकता है, ये नहीं कर सकता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है, जिसको क्या है कि ये हिस्टोरियंस जो है, जितने भी सो कॉल्ड हिस्टोरियंस ने, वो केवल जो टेक्स्ट बुक्स पढ़े होते, जो नरेटिव लिखा वो पढ़ाते, कोई रिसर्च नहीं करते। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि ये पुस्तक जो भी हिस्ट्री में इच्छुक है, रियल हिस्ट्री, मैथमेटिकल, लॉजिकल हिस्ट्री में, वो ये दो बुक्स अवश्य लें। और जो सर आपकी आने वाली पुस्तक है क्रोनोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम से। और मैं चाहूंगा कि आप इसी प्रकार से अपने ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से दुनिया को नई रोशनी दिखाए, और जो आपका एफर्ट है सर वो सक्सेसफुल रहे।